आया तुम्हारे दिखाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि भाई अगर 70 प्लस उनके आए तो तुम्हारे भी आ सकते हैं। अब मैं उनकी मेहनत दिखाता हूं तुम्हें, है ना। तो ये देखो, ये उन दीदी के 70 प्लस मार्क्स थे। तो देखो जो मैं लीगल वर्ड लिखवाता हूं, है ना, कितने सारे उन्होंने लीगल वर्ड खुद भी लिख रखे हैं। मतलब उन्होंने कहा सर पूरे लॉ में लीगल वर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो 100 से ज्यादा लीगल वर्ड्स मैंने खुद आपके साथ साथ खुद भी कुछ डिटेक्ट किए। अब पूरी इस कॉपी में, है ना, उन्होंने उस बच्चे जो भी खड़ी थी ना दीदी, वो उन्होंने पूरे डिटेल्ड नोट्स बनाए हैं, डिटेल्ड नोट्स। पर मैंने उसको बोला बहन तूने डिटेल नोट्स क्यों बनाया, जरूरत क्या, जब मैं तुझे नोट्स दे रहा हूं डिटेल्ड, तो डिटेल नोट्स की जरूरत क्या, समरी बनाओ। तो कहने लगे मैंने समरी भी बनाई है। मैंने कहा डिटेल क्यों बनाए, तो उसने कहा कि सर हालांकि बाकी बच्चों ने नहीं बनाए होंगे और आपने कहा था डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैंने सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि जो चीज मुझे लॉ में वहां जाके लिखनी है तो मैं उसको अपने साथ अपने हाथों से एक बार प्रैक्टिस करके देखना चाहती हूं। बस ये फितूर होता ना दिमाग में, कीड़ा बोलते थे, कीड़ा। तो दिमाग में जो कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा है उसके दिमाग में, वो इंटर में भी यही करती है, अभी गई है वो इंटर में भी यही करती है। मैंने कहा मतलब जो, अगर मैंने ये तुम्हें 4 पेज पढ़ा दिए दोस्त, ये मैंने तुम्हें 4 पेज पढ़ा दिए, मान लो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, समझ रहे हो ना। वो लड़की चारों के चारों पे डिट्टो लिख रही है बस कि सर मैं लिखूंगी ऐसे हाईलाइट करके। मैं ये नहीं कह रहा तुम भी करो ऐसा, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है, तुम्हारा अलग हो सकता है। मैं जो करता था और मैं जो रिकमेंड करता हूं, मैं करता हूं कि जब मैंने डिटेल नोट्स तुम्हें दे रखे हैं, तुम इन्हें याद करो, याद करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस में लिखो। बाबू याद करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस में लिखो, इस तरह से डिटेल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो नई बात। फिर उसने बोला सर चलो छोड़ो डिटेल नोट्स की, चलो आपको नहीं लगता नहीं होने चाहिए थे तो मैंने बना लिए। फिर मैंने कहा इसके अलावा और क्या किया, उसने कहा सर एक रजिस्टर ये रहा, एक रजिस्टर ये रहा, तीसरा रजिस्टर लॉ का मम्मी ने गलती से रद्दी वाले को दे दिया। मैंने कहा 3 रजिस्टर लॉ के, इतने तो अकाउंट्स का भी नहीं बनाता कोई, समझ रहे हो बात को। तो वो आज मुझे 2 रजिस्टर दे गई, है ना, जाते हुए चाहे चेक कर लेना, आज 2 रजिस्टर देगी मुझे वो। कह रही सर एक रजिस्टर ये रहा, अब देखना क्या कर रखा है उसने, इसे बोलते कीड़ा, पागलपंती। पूरा का पूरे सारे के सारे एक्ट उतार रखे हैं लिख लिख के अपने हाथों से। नहीं करनी, नहीं करनी मेरी रिकमेंडेशन, लेकिन अगर करना चाहते हो तो कर लो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे तुम पढ़ोगे ही तो। लेकिन जो चीज करनी है, जो चीज करनी है, जो इस बच्चे ने करी वो बताता हूं क्या करी इसने, जो मैंने कहा ये बहन तूने बहुत अच्छा किया। अब वो चीज तुम्हें दिखाता हूं जो मैं कह रहा हूं करनी है। इस रजिस्टर का दोस्त, इस रजिस्टर का ये आधा रजिस्टर, ये पता क्या है, सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस है। उसने आधा राइटिंग प्रैक्टिस से भर दिया, आधा रजिस्टर, समझ गए। हाँ, अब जैसे मैंने तुम्हें दिया बाल फार्मेसी वाला क्वेश्चन दिया, तुमने लिखा, उसने कहा सर एक जो आप मुझे कहते थे ना लिखने के लिए, वो भी मैं ऐसे लिखती हूं, और जो आप होमवर्क में देते थे वो भी मैं ऐसे लिखती हूं। फिर मैं बच्चों को ग्रुप में ही कह देता हूं, ग्रुप में तुम्हें ऑन हो गया तुम्हारा ग्रुप कि मैसेज करने के लिए, मैं बोल दूंगा ग्रुप में मैम ऑन कर देंगे। फिर मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो तुम्हें क्या करना है, लिखकर, ग्रुप पे लिखना नहीं है, लिखकर मैं चेक करूंगा। भाई मैं 2 घंटे तुम्हें पढ़ाता हूं, खाली ये मेहनत नहीं है, मैं घर पे भी वर्क एट होम करता हूं, ये मेहनत कि तुम्हारे क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि तुम्हारी कमी क्या है। फिर चेक करके बताऊंगा तुमने एनालिसिस में ये कमी लिखी है, या तुम्हें प्रोविजन में तुमने थोड़ा सा लैंग्वेज खराब लिखी है। अभी दिखाया तो, अभी दिखा दूं प्रोविजन में क्या है। प्रोविजन मतलब लॉ। अच्छा, पिछली क्लास में आए थे, पिछली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये किया था। तो भाई मुझे बताओ ना, एक पिताजी ने अपने बच्चे को ये बोला अगर तू सीए का एग्जाम पास कर लेगा तो तुझे मैं 1 लाख रुपए दूंगा। क्वेश्चन समझे, बच्चे ने सीए का एग्जाम पास कर लिया, पिताजी ने 1 लाख रुपए नहीं दिए।
डन। क्वेश्चन कह रहा है केस सुलझा दो कि बच्चा अपने बाप के ऊपर केस कर सकता है नहीं कर सकता। ये रहा, क्या बच्चा पैसा रिकवर कर सकता है नहीं कर सकता। ये याद आ गई बात। अब मुझे इसका सॉल्यूशन कहां लिखना है, आंसर में लिखना है। कोई भी केस स्टडी आएगी उसका सॉल्यूशन मैंने बहुत तसल्ली से आधा घंटा इस पे लगाया था। क्या फॉर्मेट बताया था मैंने, सबसे पहले फिर एक लाइन का कंक्लूजन। अब भैया हमारे पूछ रहे हैं कि प्रोविजन में लिखना क्या है, तो बाकी बालक बताओ प्रोविजन में लिखना क्या है। एक्ट, सेक्शन, केस लॉ और उसके बारे में जो मुझे लिखा गया है। तो जब मुझे प्रोविजन लिखना होगा ना तो मैं इस चैप्टर के शुरू में जाऊंगा। कहां जाऊंगा, इस चैप्टर के शुरू में जाऊंगा और मैं कहूंगा भैया सोशल एग्रीमेंट वाली बात है, तो मुझे यहां ये याद करना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन का अगर मुझे सॉल्यूशन लिखना है तो मुझे ये याद करना पड़ेगा। फिर मुझे याद करना पड़ेगा एग्रीमेंट क्या होता है, समझ रहे बाबू। फिर मुझे ये बताना पड़ेगा सोशल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होते तो पिताजी बेटे का सोशल एग्रीमेंट है, तो ये क्या चीज लिखी है। इन सबको याद करके एक साथ लिख दो, बन गया प्रोविजन, बन गया। फिर मुझे बताओ एनालिसिस में क्या होता है। एनालिसिस इज द मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन एंड प्रोविजन। एनालिसिस इज द मिक्सचर ऑफ, अब एनालिसिस में हमने क्या लिखा था, क्वेश्चन से उतारी ये लाइन, क्वेश्चन से उतारी ये वाली लाइन, क्या कि एक पिताजी ने अपने बेटे को ये वादा किया कि सीए एग्जाम पास कर ले 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये लाइन मैंने कहां से चिपकाई है, क्वेश्चन से। इतना तो बचपन से प्रैक्टिस है, पहली 2-3 लाइन तो क्वेश्चन से लिखनी पड़ती है। बस लीगल एग्जाम में वो क्वेश्चन से लिखने वाली लाइन शुरू की नहीं होती, वो एनालिसिस का पार्ट होती है। ये लिखा। फिर सबसे खतरनाक शब्द मैंने बोला क्या जोड़ना है, ये एज पर अफोर्सेड प्रोविजन। ये वर्ड करके क्या लिखना है, जो प्रोविजन है उसको फिर लिख देना है शॉर्ट में कि एज पर अफोर्सेड प्रोविजन ऑफ केस लॉ बालफर वर्सेस बालफर, agreements are of social nature not enforceable by law because party does not have any create legal relation। ये लिख दिया, जो प्रोविजन था वो चिपका दिया। कंक्लूजन हमेशा एक लाइन का होगा, वो ये होगा कि क्वेश्चन पूछ किसके बारे में रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, सन कैन नॉट रिकवर मनी बिकॉज बेटे और पिताजी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो एनफोर्सेबल नहीं होता। इसका मतलब एनालिसिस कंक्लूजन बेकार की चीज है। नंबर किस पे सबसे ज्यादा मिलेंगे, तो प्रोविजन को भाई घोट के पी लेना है, जी के पीएल कर लेना प्रोविजन को। तो ये तुम्हें मैंने पहला नमूना दिखाया, पहला केस दिखाया। ऐसे 100 केस तुम्हारे लिए बनने वाले हैं, तो मुझे 100 प्रोविजन याद करने पड़ेंगे। अभी तो पहला प्रोविजन याद किया है, वो भी कौन सा, बालफर वर्सेस बालफर, सेक्शन 2A सेक्शन 2E, जिसका कोड था हमारा अबेहट। क्या था, तो आधे से ज्यादा रजिस्टर सिर्फ किससे भरा है, क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस। हालांकि मैंने उससे कहा था कि ये जो तूने ये किया है ना बहन, ये जो काम किया है, इसकी जगह मैं प्रेफर करता ये होता काम। आगे लेके हुआ है, आगे उसने बस एक्ट उतार रखे हैं सारे लिख लिख के। अब ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुम्हारी बुक में है ना, वो उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहां से शुरू कर रखा है। देखो समझ में आई बात, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। अब उसने क्या किया, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया भाई यहां से लिखना शुरू, एज पर सेक्शन 2H, एक्स पर सेक्शन 2E, एच पर सेक्शन 2B लिखना शुरू, मुझे बिना बताए। वो तो अब कॉपी लेके तब बताया उसने, है ना। ये लिखना शुरू, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया पूरा डिट्टो। फिर हमने पढ़ा था कल इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ये लिख दिया उन्होंने। मैंने कहा पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, हाँ सर पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, क्यों, मर्जी है मेरी। लेकिन मैं अगर तुम इस चीज से इंस्पायर हुए तो मेरी बस एक सलाह मानना, उसने जो ये आधे रजिस्टर में काम किया है ना क्या, राइटिंग प्रैक्टिस, पूरा रजिस्टर राइटिंग प्रैक्टिस से भर देना। अब बताओ उसने पहले क्या लिखा, एक्ट में भी तो बालफर वर्सेस बालफर लिखा है, एक्ट में भी तो 2A 2E लिखा है, और जब मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया उसे तो भी तो उससे लिखा।
बस उसकी भलाई क्या हुई, उसने एक ही काम को 2 बार हो गया, उसे याद हो गया अच्छे से। मैं चाहता हूं तुम सिर्फ पूरा पूरा एक्ट लिखो, लिखो क्या लिखो, राइटिंग प्रैक्टिस करो रोज दबा के कम से कम आधा घंटा। 70+ थे, मतलब शायद 77 या 70 कुछ छूट गया था, वो 10 नंबर के आसपास है कि नहीं बात। तो सिर्फ क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। पूरा दूसरा रजिस्टर किससे भर रखा है, सिर्फ प्रोविजन से। हमें क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस। मन में ये ठान लेनी है बात, आज मन में बात ठान लेनी है कि भाई दीदी की तरह कॉपी ऐसे नहीं भरनी, कॉपी भरनी है किससे, राइटिंग प्रैक्टिस से। राइटिंग प्रैक्टिस से पता क्या होगा, एक तो ये पता लगेगा क्वेश्चन ऐसा आता है, और दूसरा ये पता लगेगा क्वेश्चन ऐसा आता है तो प्रोविजन तो लिखना ही है, साथ में प्रोविजन के साथ साथ उसकी एनालिसिस करनी आ जाती है कि एनालिसिस में लिखना क्या है। तो मैं ये चाहता हूं तुम सभी के 70 से ऊपर मार्क्स है। देखो मेहनत तो बेटा मेरे साथ तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन कल मैंने लिखा और मैंने कल ही सच्चाई बता दी थी, ये मैंने लिखा, मुझे एग्जाम नहीं देना, जिसको एग्जाम देना है उसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो तुम्हारी मैं लिखता हूं तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है पिछले 15 साल से, तुम लिखोगे तो प्रैक्टिस बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तीसरा रजिस्टर रद्दी में चला गया, तीसरा रजिस्टर कहां चला गया, मम्मी ने गलती से रद्दी में दे दिया, तो 3 रजिस्टर भर दिए उसने, तीसरा भी राइटिंग प्रैक्टिस से और केस लॉस से। तो एक रजिस्टर राइटिंग, अगली बार आएंगे दीदी मैं तो बात, तुम्हें कुछ टिप्स चाहिए हो तो मैं बात करवा दूंगा माइक लेके कि भाई बच्चों की कुछ क्वेरी है ना, तो तुम बस 5 मिनट बच्चों की क्या ले लेना, क्वेरी लेना। अगर कोई क्वेरी है तो, अगर नहीं है तो जाने देना यार। सुबह 8 बजे से क्लास होती है उनकी इंटर की, बच्चे बेचारे 2 बजे तक इंटर की क्लास लेते हैं, 8 से 2। हाँ क्लास से पहले मेरी तो चल रही थी, तो बच्चों को क्या लगता है सर टेक्स्ट पढ़ाता हूँ मैं, तो उनके दिमाग में ना जल्दी होती जाने की, सर आज बजे इतना ही पढ़ा दो छोड़ दो, लेकिन मैं छोड़ता हूँ ना 2 बजे हूँ, भाई देखो 2 बजे का टाइम है, 2 बजे छोड़ूंगा, पहले नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो वो जल्दी में रहते हैं। अगर तुम सबकी क्वेरी है तो फिर मैं अगली क्लास में उनको रोक लूंगा कि 5-10 मिनट रुक जाओ, बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसी वो सलाह देगी तो वो अभी भी पास हुई है बढ़िया नंबर से, तो वो मुझसे भी और अच्छी सलाह दे सकती है कि एग्जाम में किस चीजें काम आती हैं। तो टॉपर बच्चे की सलाह लेने में कोई ईगो नहीं होनी चाहिए, ना कोई शर्म होनी चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेना। यार उनके अगर 75 मार्क्स आए हैं लॉ जैसे सब्जेक्ट में जिसमें लिखना होता है, तो मैं भी ला सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आईसीआई दे नहीं रहा, आईसीआई मार्क्स दे रहा है, पर आईसीआई को मार्क्स देते टाइम पे ये नहीं पता होता कि उस बच्चे की मेहनत लॉ में 3 रजिस्टर की है, 3 रजिस्टर लॉ के भर दिए उसने, है कि नहीं बात। तो मैं चाहता हूं तुम 3 ना भरो, लेकिन 1 भर दो, किसका, राइट। मतलब जिस दिन एग्जाम देने जाओ तो उस दिन मुझे बता दो आपके सर 100 से ज्यादा क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस किए हैं। पहला क्वेश्चन किया था ना बालफर वैसे बालफर, तो जो आपने आखिरी एक्ट का आखिरी क्वेश्चन दिया था ना, वो भी मैंने लिख के देखा है। तो अगर 100 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, मैं मान रहा हूं तुम्हारे 100 दिन बचे एग्जाम के, है ना, बच्चे उससे ज्यादा ही हैं, लेकिन फिर भी तुमने उन जितने भी ज्यादा दिन है उसमें से सिर्फ 100 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर दी, 1 क्वेश्चन रोज लिख के देख लिया, पास होने की बहुत दूर की बात है, दुनिया की कोई ताकत 70+ लाने से नहीं रोक सकती। पास तो बहुत छोटी चीज है फिर लॉ में, और फाउंडेशन में नहीं, इंटर में भी बहुत छोटी चीज है। और इंटर में तो 3 सब्जेक्ट लॉ के हैं, लॉ भी लॉ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लॉ है, ऑडिट भी लॉ है, और टैक्स में जीएसटी भी लॉ है ना। भाई देखो अगर भीड़ में से आगे निकलना है तो भीड़ जो कर रही है उससे अलग करना पड़ेगा, और भीड़ क्या कर रही है, सिर्फ पढ़ रही है। भीड़ क्या कर रही है, सिर्फ, और भीड़ दूसरी चीज पता क्या कर रही है, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रही है। ये रियलिटी है। यूट्यूब पे आप 4 टीचर से देखो, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, कोई अलग बता देगा। यूट्यूब पे तुम इंग्लैंड के टीचर के पास चले जाओ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी, उसमें भी लॉ पढ़ाया जाता है। तो हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी का टीचर एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट की जगह कुछ और बता देगा। तो फिर जब तुम्हें पता है तो काहे देख रहे हो 4 टीचर को, है कि नहीं बात। कंफ्यूजन पता है क्यों होता है, नोट्स का स्टाइल, हर टीचर के नोट्स का स्टाइल अलग होता है। जैसे मैं थोड़े नोट्स में मीम्स डालना पसंद करता हूं, मैं थोड़ी क्लिप्स दिखाना पसंद करता हूं ताकि दिमाग में तुम्हारे वो बात बैठ जाए, या फोटोजेनिक बताना पसंद करता हूं। जैसे मैंने फोटो लगा रखी है किसकी, अमिताभ बच्चन की,
तुम्हें पता होगा यार, सर ने अमिताभ बच्चन जब बता तो कूली कूली की फोटो लग रही है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यार, उनके ऐसे हैं, उनके ऐसे नोट्स हैं। मैंने भाई मैंने कंसिडरेशन पहले पढ़ा दिया, किसी दूसरे टीचर ने कैपेसिटी वाला दूसरे चैप्टर पहले बाद में पढ़ा दिया, समझ रहे हो बात को। लेकिन पढ़ाएगा तो हर टीचर एक ही ना, तो टाइम वेस्ट यूट्यूब पे करने से अच्छा क्या है, टाइम यूटिलाइज यहां पे करो। खुद को मजबूत बनाना है, यूट्यूब को मजबूत नहीं बनाना, किसको बनाना है, खुद को मजबूत बनाना है। कैसे बनाना है, 70 से ऊपर आएंगे कैसे करके, तो ये सोचना जिस दिन मैं यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो स्क्रॉल कर रहा हूँ, खाली पढ़ाई की नहीं, नॉर्मल भी, उतने दिन में सोचना भाई आधा घंटा है, 1 घंटा मैंने इसमें निकाल दिया ना, तो 15 मिनट क्या कर सकता था, और यही 15 मिनट 70 से ऊपर लेके जाएंगे, समझ में ना बात। तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जो मैं डेली क्वेश्चन दूंगा वो करना है, उन्हें तुम ग्रुप पे भेजोगे, मैं हर एक बच्चे का चेक करके भी दूंगा, है ना, कि तुमने सही लिखा गलत लिखा। काफी क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस मैं खुद यहां करके तुम्हें दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए कि सर लिख रहे हैं तो हम भी लिख सकते हैं। और छुट्टी नहीं मारनी बस, है ना बाबू, क्या नहीं करना, छुट्टी नहीं मारनी, क्योंकि मान लो कल किसी बच्चे ने छुट्टी मारी हो तो उसे ये नहीं पता अब क्या है, अब उसे क्या देखनी पड़ेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब आज हम क्या पढ़ रहे थे भाई, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे। आज ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा ना, अब ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, जो लिखकर और बोलकर होते हैं। इसमें दिल को एक झटका लगता है, अच्छा बोलकर किए हुए कॉन्ट्रैक्ट भी कोर्ट में एनफोर्सेबल होते हैं, बस कोर्ट में क्या देना पड़ेगा, गवाही देनी पड़ेगी, है ना। और लिखकर किए हुए कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट में गवाही की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां गवाह की इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि लिखी हुई बात है, तो अलग से किसी इंसानी गवाह को क्या लेना। फिर आए बच्चन साहब की मैंने तुम्हें क्लिप दिखाई, बच्चन साहब ने बिना पूछे अंकल जी का सामान उठाया, सर पे रख लिया, क्या पैसे देने पड़ेंगे। तो जज साहब ने बोला कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो बिना बोले और बिना लिखे होते हैं, उसको प्यार से क्या बोलते हैं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट विच इज डन otherwise than word spoken or which is also inferred, कुछ करने से हो जाता है, जैसे सामान उठाने से। अच्छा, कुली भैया ने, बच्चन साहब ने सामान उठाया, क्या बन गया, कौन सा ऑफर, इंप्लाइड ऑफर। और जिसका सामान उठाया उसने सामान उठाने से मना नहीं किया और चल दिया उनके साथ, क्या बन गया। तुमने ऑटो वाले के सामने हाथ हिलाया, वो रुक गया, उसका इंप्लाइड ऑफर। तुम उसके ऑटो में बैठ गए, क्या था, पूरे पैसे देने पड़ेंगे, उससे ये नहीं बोल सकते तू भी तो बैठ के आया, आधे पैसे दूंगा, है कि नहीं, बस ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, फिर एटीएम से पैसे निकाले, क्या एटीएम से पैसे हाथ जोड़ के निकाले, क्या बन गया वो, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। फॉल ऑफ हैमर, अब बता वो मशहूर क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में, क्वेश्चन ये था, एक वकील फॉल ऑफ हैमर से बोली से सामान बेच रहा था, तीसरा हथौड़ा गिरने से पहले हथौड़े की जो बॉल थी आगे की वो टूट के गिर गई, क्या जिसने बोली लगाई क्या वो ग्राहक सामान को क्लेम कर सकता है, क्यों, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंक्लूडेड। कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कंक्लूड होता है जब तीसरी बार हथौड़ा गिरता है। तो क्योंकि हथौड़ा गिरने से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एटीएम में पैसे निकालने से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए जज साहब ने इसे क्या नाम दिया, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। और इसे टैसिट के साथ साथ क्या नाम देंगे, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड बाबू इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गई बात, ये पढ़ा था हमने पिछली क्लास में मोटा मोटे, बालफर वर्सेस बालफर रानी के बारे में जाना था। तो 2 क्लास में मैंने तुम्हारे बेस मजबूत किया है, जिसमें तुम्हें यह पता लगता है अबे हट एक कॉन्सेप्ट है, कंसीडरेशन सेक्शन 2D है, 5 सेक्शन याद किए, एक केस याद किया है बालफर वर्सेस बालफर। फिर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है जो बोलकर भी होता है, और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है जो बिना बोले भी वैलिड होता है, एनफोर्सेबल होता है। अगर तुमने वकील के पैसे नहीं दिए, वकील साहब, अगर तुमने कुली के पैसे नहीं दिए तो कुली कहां चला गया, तो क्या कोर्ट में कुली केस कर सकता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल था, हाँ, रानी ने ये बोला कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्सेबल है जो इंप्लाइड होते हैं। बात समझ में आ गई। अब बढ़े आगे कॉन्ट्रैक्ट। अब भैया पहला कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उस पे भाई, है ना, इंसल्ट मत करा देना इंग्लिश वाले सर की,
चलो 12th की इंग्लिश नहीं पूछ रहा, CUT की भी नहीं पूछ रहा मैं ना। मुझे बता दो किसी भी चीज में ईडी कब लगता है? ईडी जब वो कोई चीज हो चुकी तभी तो लगेगा ईडी। अगर हम कह रहे, जज साहब कह रहे हैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एग्जीक्यूटेड हो चुका है, बाबू हो चुका है, एग्जीक्यूटेड हो लिया। अब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? नहीं, उसकी डेफिनेशन ये नहीं है। जज साहब ने बोला एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होगा जिसमें दोनों पार्टी ने अपना काम ईमानदारी से, जैसे भाई मुझे पढ़ाना था मैंने, तुम्हें क्या करना था? तुम्हें अजी हाँ पढ़ना था, तुम्हें बड़ा पढ़ना था, तुम्हें शक्ल देख रहा हो तुम्हारी में बड़ी पढ़ने वाली दिख रही है, तुम्हें नहीं पढ़ना था, तुम्हें अच्छा मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चा कह रहा है मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हें क्या करना है? पढ़ना है, जबरदस्ती पढ़ना है। अरे मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका कंसीडरेशन क्या है? तो तुम पढ़ रहे हो, ये कंसीडरेशन नहीं है, फीस जो आ रही है। मैंने पढ़ा दिया और तुमने अबे फिर पढ़ लिया। अबे मैंने पढ़ा दिया, तुमने, दोनों ने अपनी अपना काम ईमानदारी से कर दिया, तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया एग्जीक्यूटेड। क्या बन गया बाबू? बोथ द पार्टीज फुलफिल द रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। दोनों पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब मुझे लगता है ये हमने लीगल वर्ड्स में लिख लिया था, ना लीगल वर्ड्स में। बोथ द पार्टीज डन देयर ऑब्लिगेशन, ठीक है, राइट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा अगर मैं कहूं कि मेरा पढ़ाना बाकी है और एक बच्चा बोल रहा है मेरा पढ़ना बाकी नहीं है, मेरी फीस बाकी है, तो जज साहब ने बोला एक का काम बाकी है, दूसरे का काम भी बाकी है, दोनों को स्टिल टू परफॉर्म करना। क्या वर्ड लिखा मिल गया? स्टिल टू परफॉर्म। अगर दोनों को स्टिल टू परफॉर्म करना है तो जज साहब ने इस प्यार को क्या नाम दिया? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज, बाबू कौन सी पार्टीज? बोथ द पार्टीज स्टिल टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन, जहां दोनों पार्टीज को अपनी ऑब्लिगेशन निभानी बाकी है ना, बाकी है। तो क्या हो गया? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अगला कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, अगला कॉन्ट्रैक्ट। अब बताओ, हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे ने पूरी फीस दे दी 100%, किसी बच्चे ने दे दी? हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर मैंने पूरी फीस दे दी। अब जिसने पूरी फीस दे दी, जिसने पूरी फीस दे दी उसने तो अपना काम कर दिया, तो वो तो पास्ट टेंस में चला गया। क्या मैंने पूरा पढ़ा दिया? तो मेरा काम तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में जा रहा है। तो जिसने फीस दे दी उसके लिए हो गया एग्जीक्यूटेड, और जिसको काम करना है उसके लिए क्या हो गया? तो जज साहब ने इसे नाम दिया पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी, ठीक है ना। इन द कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टीज हैव, एक ही पार्टी ने क्या कर दिया है? काम पूरा कर दिया, और दूसरे पार्टी का, अदर पार्टी स्टिल टू परफॉर्म। एक ने अपना काम पूरा फुलफिल्ड, क्या वर्ड लिखा है? फुलफिल्ड, फुलफिल नहीं लिखा, फुलफिल्ड, फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशन। तो ये तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हारा मेरा एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है अभी। और तुम्हारा मेरा एग्जीक्यूटरी कब था? जब तुम इंक्वायरी करके गए थे कि पढ़ना है, तब एग्जीक्यूटरी था। अभी तुम्हारा मेरा क्या है? पार्टली एग्जीक्यूट, पार्टी एग्जीक्यूटेड। जब तुम सीए इंटर में आ जाओगे तो हमारा फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आप बोलोगे सर आपने अपना काम कर दिया, मैंने फीस देके अपना काम कर दिया था, दोनों ने अपना अपना काम कर दिया, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में बात? अब मेरा मानना यह है कि इस पूरे के पूरे लॉ को एक रजिस्टर में उतारने से अच्छा है इससे रिलेटेड जो केस स्टडीज है वो कर दो, तो केस स्टडी भी सॉल्व होती है और लॉ भी सॉल्व हो जाता है ना। तो मैं चाहता हूं कि पूरा पूरा एक्ट ना भरो, क्या भरो? केस स्टडीज से पूरा पूरा रजिस्टर भरो, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे आज कोई क्वेश्चन दूंगा तुम्हें मैं, तो उस क्वेश्चन में तुम लॉ भी तो लिखोगे, प्रोविजन और फिर एनालिसिस कंक्लूजन, तो वो दोनों पर्पस सॉल्व हो गए। रजिस्टर का भरने का कॉन्सेप्ट भी सॉल्व हो गया और तुम्हारा केस स्टडी एग्जाम में पूछने का पर्पस भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब सुनेंगे अगली बात ध्यान से। अब कई बार एक कॉन्सेप्ट आता है जो मैं अलग पढ़ाता हूं, आईसीएम की किताब में देखोगे तो सेम मिलेगा। एक वर्ड हमने पढ़ा बाबू, एग्जीक्यूटरी। क्या वर्ड पढ़ा?
और एक आ रहा है बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब होता है दो तरफा कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल, ठीक है। अब इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को अगर देखो तो देखना सेम बात नहीं लिखी, यहां मैंने हाईलाइट किया बोथ द पार्टी स्टिल टू परफॉर्म, बोथ द पार्टी, और यहां लिखा है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट इन विच, अब देखो यहां स्टिल टू परफॉर्म ऑब्लिगेशन और यहां भी बोथ द पार्टीज पर, बस शब्दों का ही तो हेरफेर है। यहां लिखा है स्टिल टू परफॉर्म और यहां लिखा है स्टिल टू परफॉर्म की जगह पेंडिंग, और यहां क्या लिखा है बोथ द पार्टीज, यहां भी सेम लिखा है। तो बोथ द पार्टीज ये तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल बराबर है, बस ऊपर वाली लाइन में लिखा है स्टिल टू परफॉर्म और नीचे लिख दिया ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। अरे दोनों पार्टी को स्टिल टू परफॉर्म करना है, ऑब्लिगेशन दोनों पार्टी की पेंडिंग है, अरे बात तो एक ही है भाई, बात तो, लेकिन जज ने, अंग्रेज है भाई कुछ भी कर सकते हैं, अंग्रेजों ने इसी बात को दो बात की लिख दिया। लेकिन आईसीए के मॉड्यूल में देखना, झांकना, उसमें लिखा है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आर आल्सो कॉल्ड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, आईसीए की लाइन में लिखा है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड, क्योंकि दोनों सेम बात है तो इसमें आईसीए गलत थोड़ी लिख रहा है, उन्होंने कहा भाई दोनों सेम है तो सीधे लिख दो ना, बच्चों को कंफ्यूज करना, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आर आल्सो कॉल्ड, लेकिन मैंने अलग अलग लिख रखा है अंग्रेजों की तरह। मैंने कहा मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है, हालांकि ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना, जब इंग्लिश हम फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ में अगर कोई बात अलग लिखी है तो मैं तुम्हें अलग बता देता हूं भाई क्यों लिखी है ना। एग्जीक्यूटरी में और इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि बायलैटरल में दोनों पार्टीज की तरफ से 100% परफॉर्मेंस या 100% ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, बाकी है, मतलब तुम्हें पूरी फीस देना बाकी है और मुझे तुम्हें पूरा पढ़ाना, वो हो जाता है बायलैटरल। और जहां ये गाना बज जाए तुम्हारे दिमाग में, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, मतलब जब हम आए थे हमने देखा था आपने पढ़ाना चालू नहीं किया था बेसिक में ना, हाँ, या तुमने एक दो डेमो देख लिए बस और फीस भी जमा नहीं करी, तो वो बायलैटरल, हाँ, तो एक दो लेक्चर जो हम बच्चों को कह देते हैं कि भाई बैठ जा, बैठने में कोई बुराई नहीं है, तुझसे हम फीस नहीं मांग रहे, है ना, तो वो होता है बायलैटरल कैटेगरी में, मेरा तुम्हें पढ़ाना बाकी है और तुम्हारा फीस देना बाकी है। लेकिन अगर गाना बज जाए थोड़ा सा प्यार हुआ है, ये वाला गाना बज जाए मतलब थोड़ा सा काम हमने कर दिया है, थोड़ा है बाकी, मैंने तुम्हें पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिया लेकिन अभी बाकी एक्ट बाकी है। एक बच्चा कह रहा है सर मैं पूरी फीस एक साथ नहीं दूंगा, मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा, तो उसने 50% इंस्टॉलमेंट दे दी, 50% बाकी है, तो मेरा थोड़ा पढ़ा दिया थोड़ा बाकी है, तुम्हारा थोड़ा पैसा दे दिया थोड़ा बाकी है, ये क्या बनेगा, तो एग्जीक्यूटरी में गाना बजता है, मतलब याद कैसे रखना है ना, एग्जीक्यूटरी में। अब देखो जब मैंने याद किया था, ऐसे तो मैंने ऐसे याद किया था, है ना, तुम भी कहोगे सर आप भी गजब के आदमी है ना, मैंने ऐसे याद किया था कि भाई मैंने अपनी एक्स के लिए यही गाना गाया था कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, इसी फिल्मी डायलॉग के चक्कर में ब्रेकअप हो गया, है ना, तो अब एक्स के लिए गाना गाया तो एक्स से क्या बनेगा, एक्स से क्या बनेगा, और एक्स के लिए क्या गाना गाया, इसका मतलब थोड़ा सा काम हो गया थोड़ा है बाकी, वो एग्जीक्यूटरी है, और जिसमें 100% बाकी है वो बायलैटरल। याद हो जाएगी बात, ये डिफरेंस है इंग्लिश लॉ में, ये डिफरेंस है इंग्लिश लॉ में बिटवीन द एग्जीक्यूटरी एंड बायलैटरल। लेकिन आईसीए किताब मॉड्यूल खोलोगे अगर, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं यार आईसीए का मॉड्यूल भी देख लेते हैं क्या लिखी है बात, तो आईसीए के मॉड्यूल में क्या लिखा मिलेगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टॉलमेंट डन एंड नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आर पेंडिंग, है ना, कि भाई तुमने एक इंस्टॉलमेंट या मुझे पढ़ाने की इंस्टॉलमेंट तो एक हो गई और बाकी इंस्टॉलमेंट है ना रिमेनिंग स्टिल टू बी परफॉर्म। इसमें मतलब इसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वर्क होना चालू हो गया एग्जीक्यूटरी में और इसमें हुआ ही नहीं, हाँ है ना, ठीक है कि नहीं, बात समझ में आ गई बात। अब ये बताओ एग्जाम्पल, एक बालक मेरे पास आया, है ना, कहने लगा सर आप लॉ पढ़ा दो, मान लो ऐसी एक बालक किसी टीचर के पास गया, वो कहने लगा सर मेडिकल की तैयारी करा दो,
कब से कराना? नेक्स्ट मंथ से। और आर कह रहा है सर नेक्स्ट मंथ से मेरी क्लास शुरू करोगे ना, पैसा भी कब दूंगा? तो उसने प्रॉमिस कर दिया नेक्स्ट मंथ से, लेकिन हमने बातचीत आज कर ली। समझ में बात? मान लो भाई लॉ पढ़ने का बालक आया, कह रहा है सर मैं नेक्स्ट मंथ से आऊंगा, इस महीने नहीं आ पाऊंगा, मेरे बीकॉम के पेपर चलने कुछ प्रॉब्लम है। तो कहने लगा आप नेक्स्ट मंथ से पढ़ा देना। मैंने कहा ठीक है भाई, जो क्लास छूट जाएगी हम है ना बैकअप लेक्चर दे देंगे, कोई बात नहीं। कह रहा पर फीस भी नेक्स्ट मंथ दूंगा। लेकिन आज डील आज कर गया। तो बताओ मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या बना? बायलैटरल या एग्जीक्यूटिव? बायलैटरल, क्योंकि मेरा पूरा पढ़ाना बाकी है, तुम्हारी कुछ बाकी। डिफरेंस समझ में आ गया? बायलैटरल और एग्जीक्यूटिव। अब अगली जो खतरनाक बात है वो सुनेंगे। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो दिल पे बड़ा धक्का लगेगा कि सर ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब सुनो ध्यान से, हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा तो हमने पढ़ा था एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या होता है और प्रॉमिस में क्या होना चाहिए? यानी प्रॉमिस के साथ लेन देन जुड़ा होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए लेन देन। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैंने एक बच्चे को बोल दिया कि भाई मैं तुझे पढ़ाऊंगा, फीस मत दे, समझ रहे हो बात? मैं पीछे वाले बच्चे समझ में आ रही बात? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और फीस मत दे, ठीक है। बच्चा आया खुशी खुशी पढ़ रहा है, 1 क्लास पढ़ ली, 2 क्लास पढ़ ली, 3 क्लास पढ़ ली, बहुत ही नालायक। मैंने उसको बोल दिया कल से मत आइए, है ना। वो कह रहा क्यों नहीं आऊंगा, आपने वादा किया था, है कि नहीं बात? आपने वादा किया था, कोर्ट जाऊंगा मैं। अब क्या मेरे ऊपर केस कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता? भाई मैंने तुम्हें जो वादा किया उसमें तुम क्या बदले मुझे कुछ दे रहे हो? तो जज साहब ने एक चीज ऐड ऑन करी आज। जज साहब ने बोला जैसे सोशल एग्रीमेंट कोर्ट में नहीं जाते ना, क्योंकि वो घरेलू होते हैं और घर की बात, ऐसी एक और एग्रीमेंट कोर्ट में नहीं जा सकते जिसमें कंसिडरेशन नहीं है। जज ने बोला भाई जो सर ने तुझे पढ़ा दिया ना फ्री में, तूने 4 क्लास तो ले ली, पहला चैप्टर तो पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट का, अरे प्रसाद समझ के ले जा घर। कुछ मिला है तुझे? कुछ दिया नहीं है। तो जब तुमने कुछ दिया ही नहीं तो तुम्हारा नुकसान। तू भाई ये बता, चैप्टर नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पढ़ के, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के तू घर चला गया, सर ने बोल दिया कल से मत आ। तू बता चैप्टर नंबर 1 पढ़ के तू अपना मॉनिटरी नुकसान बता दे, बता देगा मॉनिटरी नुकसान बच्चा, है कि नहीं बात? तो कह रहा सर मॉनिटरी नुकसान मतलब कि तुझे 10,000 रुपए का लॉस हो गया चैप्टर पढ़ के। सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, मुझे 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, है कि नहीं बात? पढ़ने से क्या लॉस हो रहा है? कुछ भी नहीं। तो जज ने बोला भाई एक तो सर तुझे फ्री में पढ़ा रहे हैं, और अगर तुझे मना भी कर रहे हैं तो उनके ऊपर केस, जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, बाकी घर जाओ। यानी बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता कोर्ट में एनफोर्सिबिलिटी। तो कंसिडरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं बात? एक तो ये बात कह दी जज ने। अब मैं तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज करूंगा। एक तो जज ने ये बात कह दी, फिर खतरनाक जज ने ये बोल दिया एक कॉन्ट्रैक्ट होगा यूनिलेटरल, एक तरफा मोहब्बत की तरह, वन साइडेड लव। पिक्चर देखी शाहरुख खान की, तू हाँ कर या ना, पिक्चर बताए नहीं है? शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी 90s में, बड़ी फेमस हुई थी, डर। उसमें शाहरुख खान एक डायलॉग मारता था, तू हाँ कर या, उसी पिक्चर से वो उनका हकलाना फेमस हुआ था, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, किरण किरण किरण। पहली बार ऐसा हुआ कि भाई कोई हीरो है वो हकला रहा है, और वो उसी से क्या हो गए। कई बार यूनिक चीजें फेमस हो जाती हैं, तो आज सुपरस्टार है वो भाई, है ना। उन्होंने इस पिक्चर का डायलॉग था तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। यानी उसको किरण से कोई मतलब है। किरण ने इस पिक्चर में शादी कर ली सनी देओल से, शाहरुख खान फिर भी ये रेट लगा रहा है तू हाँ कर या ना कर। तो पता लगा भाई ये एक तरफा मोहब्बत, वन साइडेड लव। समझ रहे बात को? ऐसे जज साहब भी दिल जले रहे होंगे। जज साहब ने बोला जैसे एक तरफा मोहब्बत होती है, ऐसे ही एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। अब यहां कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। एक तरफ जज कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल होने चाहिए, कंसिडरेशन बराबर आना जाना चाहिए। एक तरफ जज साहब कह रहे हैं यूनिलैटरल मोहब्बत भी हो सकती है, एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। समझ गए? कॉन्ट्रडिक्शन समझे पहले, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं समझोगे जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, जब तक लॉजिक समझ में नहीं आएगा। समझ में आई बात? अब मैंने कहा सर ये बात कुछ क्लैश नहीं हो रही। आप कह रहे हो शाहरुख खान की तरह तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। यानी किरण को कोई मतलब नहीं है, किरण कहीं और विदेश में रह रही है, उसे तब भी किरण जिंदा हो ना हो,
है ना, किरण पताल में हो, स्वर्ग में हो, कोई मतलब नहीं। किरण इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, किरण अंटार्कटिका में हो, कोई मतलब नहीं। बस शाहरुख खान अपने कमरे में बैठे बैठे यही डायलॉग मारते रहते हैं, तू हाँ कर या उसकी फोटो देख देख के, है ना, उस पिक्चर में उसकी फोटो लगा रखी होती है अपने कमरे में शाहरुख खान ने, और यही रोज यही, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब वन साइडेड हो गया ना। अब जज साहब कह रहे हैं ऐसी तू हाँ कर या ना कर, ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। वन साइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब मुझे निभाना तुझे नहीं निभाना। अब मैं कह रहा हूं, मैंने बच्चे को बोला भाई इधर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। मैंने बच्चे को बोला कि भाई मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तू मुझे फीस मत दे। तू फीस दे या मत दे कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, मेरी तरफ से वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है। अभी तुम बोल रहे हो फीस देनी पड़ेगी, कंसिडरेशन जरूरी है। अब तुम बोल रहे हो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, जहां ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग ऑन द ओनली। भाई ये क्या लोचा है? तो तुमने फिर अबे हट वाले कॉन्सेप्ट में एग्रीमेंट की डेफिनेशन में प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, कंसिडरेशन वर्ड क्यों डाला? यहां हमारा 2 घंटे वेस्ट हो गए उस दिन। और फिर तुम एकदम से पलटी मार के कहने लगे यूनिलेटरल भी होगा। समझ गए दिक्कत? अब इसका समाधान सुनते हैं, और इसका समाधान तुम्हें लगेगा सर सही बात है, ऐसा होना चाहिए। अब भाई अंग्रेज लोग हैं, इंसान से मोहब्बत करे ना करे, कुत्तों से बहुत मोहब्बत करते हैं, है ना। तो एक इंग्लिश एक केस हुआ बताता हूं। एक अंग्रेज का, क्योंकि अंग्रेजी सारे क्या है, अंग्रेजी लोग हैं। एक इंग्लैंड में किसी बंदे का एक डॉग खो गया, कुत्ता खो गया। उसने ये लिखा जो हमारे देश में चलता है, गुमशुदा की तलाश। अब होश में सुनना, अंग्रेजों ने ही सिर्फ इसी एग्जांपल से अंग्रेजों ने यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दिया। इसके अलावा और कोई एग्जांपल है? यही क्लासिकल एग्जांपल है। इवन तुम इंटरनेट पे भी डाल दोगे ना, गूगल से, गूगल एंटी बताओ, चैट जीपीटी दीदी बताओ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की इस लाइन के बाद लिखा मिलेगा द क्लासिकल एग्जांपल। क्या लिखा मिलेगा? क्लासिकल एग्जांपल मतलब एक अकेला एग्जांपल जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। अब अंकल जी का डॉग हो गया, अंकल जी ने गुमशुदा की तलाश में पर्चा छपवाया और लिखा जो भी क्या वर्ड लिखा? जो भी मेरे कुत्ते को ढूंढ के लाएगा उसे 1 करोड़ का इनाम है कि नहीं बात? 1 करोड़ का इनाम। जो भी कुत्ते को ढूंढ के लाएगा वो, सुनो ध्यान से, 1 करोड़ का इनाम होगा। अब ये देखो, सुनो ध्यान से, एक एक्स बंदा है ना, मान लो अंकल जी थे, एक पीटर कुत्ते को ढूंढ के ले आया। पीटर जैसे कुत्ते को ढूंढ के लाया, उसके हाथ में पर्चा भी था, 1 करोड़ का इनाम। पीटर ने कुत्ता यहां दबा रखा था बगल में। पीटर कह रहा है इसी गर्दन दबा दूंगा। अंकल जी कह रहे हैं अबे मोहब्बत देख रहा है इससे कितनी है, 1 करोड़ रुपए इसके ऊपर देने को तैयार हूं। कहने को तो नया कुत्ता ले आता मैं, है ना, 10-12 लाख का बढ़िया, सिर्फ इससे मोहब्बत है स्पेशल, क्योंकि दोस्त है मेरा ये, है ना, क्योंकि भाई पेट से भी वफादार होते हैं भाई कुत्ते लोग, तो पेट से दोस्ती हो जाती है। इसके चक्कर में 1 करोड़ खर्च करो, गर्दन दब गई ना तो सोच लियो। तो वो कह रहा है अंकल जी गर्दन नहीं दबाऊंगा, ये पर्चा तुम्हारा है ना, तुमने छपवाया, नंबर नाम एड्रेस तुम्हारा है, पहले 1 करोड़ रुपए दो, एक हाथ लो एक हाथ दो, डील डन हो गई। उसने 1 करोड़ रुपए लिए और कुत्ता दे दिया। अब समस्या ये आई कि ये कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करने वाले को एक दूसरे का नाम पता होता है, एक दूसरे का एड्रेस पता होता है। जैसे मैं अगर तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं लॉ का, तो तुम्हें मेरा नाम पता है, मुझे तुम्हारा नाम पता है ना। अब यहां पे जो वर्ड लिखा है ना जो भी, उस जो भी में पीटर तो लिखा नहीं, उस जो भी में पीटर तो लिखा नहीं। मान लो बालफर अंकल ढूंढ लाते तो बालफर तो लिखा नहीं। समझ में आई ना बात? अब जज के सामने समस्या ये आई, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सामने वाली पार्टी का नाम नहीं पता और मुझे यह भी नहीं पता वो है भी कौन, और पूरे 150 करोड़ की जनसंख्या, इंडिया में 150 करोड़ की जनसंख्या में से वो हो भी कौन सकता है? कोई भी हो सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए सामने वाले का नाम पता होना चाहिए। सामने वाला, अगर अच्छा आप लिख नहीं रहे तो बोल रहे हो, तो बोल के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सामने वाला फिजिकल तौर पर प्रेजेंस होना चाहिए। भाई मैंने ऑटो वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऑटो वाला है ना, है कि नहीं बात? और मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो तुम सामने हो ना, और मैंने रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट किया तो तुम्हारा मेरा नाम रिटर्न में लिखा है ना। इसमें से कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है? इसमें से कोई भी चीज ऐसी है नहीं। पीटर का नाम इस पर्चे पे लिखा, पीटर को ना मैं जानता, पीटर एकदम रैंडम पर्सन है जो कुत्ते को लेके आ गया,
और पीटर से मैंने ना बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया ना लिख के कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन अगर ये पीटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और पीटर कह रहा है 1 करोड़ रुपए दो वरना केस कर दूंगा, तो क्या पीटर 1 करोड़ के लिए केस कर सकता है? अगर पिछला कॉन्सेप्ट देखे तो नहीं कर सकता, क्योंकि पीटर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो जज ने कहा पीटर के साथ धोखा हो जाएगा। पीटर इतनी मेहनत करे कुत्ते को ढूंढ के लाया, हो सकता दूसरे शहर से ट्रैवल करके लेके भी आया हो, और फिर वो अंग्रेज कह दे कि ला कुत्ता तो दे दे लेकिन क्या नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। तो पीटर के साथ तो धोखा हो गया। और अंकल जी कह रहे धोखे की क्या बात है, तुमने बोला था कंसिडरेशन होना चाहिए, है ना। मैंने इसको क्या दिया, 1 करोड़ रुपए दिए, बताओ उसने बदले में क्या दिया। जज ने कहा डॉग को ढूंढ के तो लाया है। वो कह रहा पर डॉग को ढूंढने का इसके साथ थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बताओ इसके साथ कहां हुआ। या तो मैं कहता पीटर तू ढूंढ के लाएगा तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो पीटर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ, अनजान जो भी, क्योंकि गुमशुदा की क्लास में क्या लिखा जाता है, एनी पर्सन। तो अंग्रेज लिखते हैं एनी पर्सन हु फाइंड द लॉस्ट डॉग आई विल पे 1 करोड़ रुपीज एड्रेस दिस। तो एनी पर्सन किससे कर लोगे कॉन्ट्रैक्ट? एनी पर्सन कौन है, कोई भी हो सकता है और कोई है भी नहीं। तो जज ने बोला किसी एनी पर्सन से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो मैं उसे क्या कहूंगा, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। रीजन, अंकल जी जिनका डॉग खोया है उनके ऊपर पेंडिंग है क्या करना, ऑब्लिगेशन। किसके ऊपर पेंडिंग है ऑब्लिगेशन, अंकल जी के ऊपर पेंडिंग है ऑब्लिगेशन। अगर किसी भी एक्स पर्सन ने, किसी भी अनजान पर्सन ने उस एग्रीमेंट कह दो या उस पर्चे के हिसाब से क्या कर लिया हो, एक्ट कंप्लीट कराओ। अगर किसी भी पर्सन ने एक्ट कंप्लीट किया तो वो क्या बन जाएगा, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आई बात। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज गुमशुदा की तलाश, रिवॉर्ड। क्योंकि रिवॉर्ड जिसको दिया जाता है उसका नाम मुझे पता नहीं होता। समझ में आई ना बात। बस मैंने तो बोला अच्छा किसी का बालक हो गया कि भाई हमारा बालक हो गया, क्या करो, जो ढूंढ के लाएगा उसे 1 करोड़ मिलेंगे। तो कौन ढूंढ के लाएगा, कोई भी। तो वो कोई भी नहीं पता ना, पर मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन तो डालनी चाहिए ना। जज ने बोला यार देखो गलत बात है, तुमने वादा तो किया है, अब तुम्हारा बच्चा मिल गया और तुम 1 करोड़ रुपए दे रहे, तो ये इंसानियत के खिलाफ है। और लॉ इंसानियत के लिए बनाया जाता है, क्रिमिनल्स के लिए नहीं। इंसानों को इंसान रहने के लिए बनाया जाता है। तो जज ने बोला यार क्योंकि इंसानियत को जिंदा रखना है, बाद में 1 करोड़ रुपए देने से मना कर दे, तो हम क्या लिख देते हैं कि अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सामने वाले पार्टी का नाम ना हो और उसी बंदे को परफॉर्म करना हो, बिना नाम वाले बंदे से परफॉर्म करना हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या नाम देंगे, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अगर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम में आएगा तो 1 मार्क्स का आएगा, बिना रिवॉर्ड वाले एग्जाम्पल के वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो रिवॉर्ड वाला एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, है ना। अगला देखो, हो सकता है तुम में से किसी के मम्मी पापा जॉब करते हो, क्या करते हो, पापा ने बोला दिवाली पे मिलेगा दिवाली बोनस। बताओ बोनस कमाने के लिए, है ना, बोनस कमाने के लिए पापा ने क्या किया, नहीं देवर देवर नलायको, बोनस शेयर याद है, अकाउंट वाले भैया की बेइज्जती कराओगे, बोनस शेयर याद है। बोनस शेयर क्यों मिलता है, फ्री, एक बोनस मतलब फ्री। तो पापा ने बोनस कमाने के लिए, कोई दिल पे ले ली बात तुमने, पापा ने बोनस कमाने के लिए कुछ नहीं किया, पापा ने जो मेहनत करी उससे सैलरी मिल रही है। क्या मिल रही है, तो बोनस तो फ्री मिलता है। पता है क्यों, क्योंकि हमारे देश में बोनस एक्ट या वेज कोड एक्ट ये बोलता है, हमारे देश का लॉ ये बोलता है कि हमारे देश की हर कंपनी की ये जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है कि अगर कोई बंदा आपके देश में 200 दिन काम, एग्जैक्ट दिन याद नहीं है एक्ट में ना, 200 दिन या 240 दिन काम कर ले, तो उस बंदे का अधिकार बन जाता है कि उसको क्या मिले, तो बोनस मिलने का राइट किसने जनरेट किया, लॉ ने। क्या उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ, लेकिन कंपनी को देना पड़ेगा, तभी तो ये क्या हुआ, सिर्फ कंपनी को बोनस की ऑब्लिगेशन करनी है, उसके लिए पापा को कुछ नहीं करना, पापा को सिर्फ ईमानदारी से वो काम करना है जिनके लिए सैलरी मिल रही है। भाई बोनस इज ऑलवेज फ्री, बोनस इज ऑलवेज, बोनस के लिए कोई मेहनत नहीं करता, जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो सैलरी के लिए कर रहा हूं, बोनस के लिए नहीं। बोनस तो जबरदस्ती थोपा गया कंपनीज के ऊपर, है ना, सिर्फ इसलिए कि भाई कंपनी को जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि जो भी जिस देश में भी लोग रह रहे हैं उस देश में त्योहार के टाइम पे उनका त्योहार थोड़ा और अच्छा मिल जाए, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए।
तो पता लगा पापा को 10,000 रुपये बोनस मिल गया, पापा ने कहा इस बार 10,000 रुपये का बोनस मिला, इस बार ये खरीद लेंगे। इट इज द ऑब्लिगेशन बाय द बोनस एक्ट, वेज कोड एक्ट। अब लॉ कह रहा है इंप्लॉय करे ना करे, लॉ कह रहा है इंप्लॉय करे ना करे तुम्हें बोनस देना है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना? एक तरफा मोहब्बत है, तुम्हें कुछ करना है मुझे कुछ नहीं करना। पापा कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो रोज वही करना जो मैं कर रहा हूं, जिसके लिए सैलरी मिल रही है, तुम्हें करना है बोनस। तो वन साइडेड लव की तरह यूनिलेटरल मोहब्बत। ऐसे रिवॉर्ड भी क्या हुआ, जो ढूंढ के लिए आया उसे कुछ नहीं करना, वो तो कोई भी बंदा हो सकता है, तुम्हें उसे पैसे जरूर देने, तो ऑब्लिगेशन तुम्हारी बनती है। वन साइडेड लव की तरह यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो खतरनाक बात, जर्नली कॉन्ट्रैक्ट बायलेटरली होते हैं, कंसिडरेशन इन्वॉल्व भी होता है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरल हो जाते हैं, जैसे रिवॉर्ड और बोनस। हाँ नॉर्मली तुम्हारे मेरे बीच में, लेकिन रिवॉर्ड के बीच में है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ेगा। अब जज ने पता क्या बोला, भाई तुम 1 करोड़ रुपए दे रहे हो, अब तुम बोलो सर मुझे कंसिडरेशन क्या मिला है। अरे तुम्हारा बच्चा नहीं ढूंढ के लिए आया हो, इसे भी कंसिडरेशन से बड़ा मानो यार, इसे है कि नहीं बात। तो वो ही तुम्हारा कंसिडरेशन होगा कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा डॉग क्या हो गया, वापस आ गया, है कि नहीं बात। मॉनिटरी मत ढूंढना इसमें, बस तुम्हें अपनी बात ईमानदारी से पूरी करनी है और रिवॉर्ड का पैसा देना है। समझ में आ गई बात। ये होता है हमारा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यूनिलेटरल समझ में आ गई, बायलेटरल समझ में आ गया अच्छे से, है ना। एक बस दिमाग से देखो, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। एग्जीक्यूटेड आसान, एग्जीक्यूटरी आसान, पार्टली आसान, बायलेटरल भी आसान। दिमाग इसमें लगाना होता है, रिवॉर्ड याद रखोगे आप पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने बोला एक ही एग्जाम्पल है इससे इसका जन्म हुआ है, क्या, रिवॉर्ड, ठीक है। अब कई बार कुछ बुक्स में यह भी लिखा होता है, जो इतनी गहराई में नहीं जाते, वो ये भी कह देते हैं सर यूनिलेटरल, ये भी तो यूनिलेटरल होते हैं। मैंने कहा भाई ये यूनिलेटरल कैसे हो गए, एक बंदे ने अपना काम कर दिया, तुमने फीस दे दी, मेरा पढ़ाना बाकी है, तो मेरी तरफ से यूनिलेटरल हो गया कि एक कोई ऑब्लिगेशन बाकी है ना। तो कुछ ऑथर कहते हैं ऐसा, हो सकता है ऐसे किताब में भी ये लिखा हो, तो ये भी गलत नहीं है। लेकिन द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश लॉ इज रिवॉर्ड। तो उससे तुम्हें आईसीआई किताब में क्या लिखा मिले, इफ द वन पर्सन परफॉर्म द प्रॉमिस, कि बच्चे ने पूरी फीस दे दी, अदर पर्सन हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिलेटरल, क्योंकि एक की तो ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, एक की पूरी हो गई, है ना, राइट। तो कुछ ऑथर इसको भी तुम्हारे मेरे पार्टली एग्जीक्यूटरी को भी क्या मान लेते हैं, यूनिलेटरल मान लेते हैं, क्योंकि मेरा काम बाकी है, तुम्हारा हो गया, तो मेरी तरफ से यूनिलेटरल काम बाकी है ना। मैंने बात, राइट। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन साथ में ये लिखना, भाई ये लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि यही वो केस है जिससे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट को कानून में जन्म दिया गया। बाकी सब तो सेकेंडरी इंटरप्रिटेशंस हैं, यानी कि उनकी, है ना, इंटरप्रिटेशन समझते हो ना, उनकी एक तरीके से एनालिसिस है कि ये भी तो यूनिलेटरल जैसा हो सकता है, बोनस भी तो यूनिलेटरल है, बाकी सब एग्जाम्पल के तौर पे होगा। समझ में आ गई बात। तो हमने एक ये कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। सर अगली बात है ना, बहुत मजेदार बात सुनेंगे, है ना। अब तुमने एक मूवी देखी होगी भाई, जिसमें मुन्ना भाई एडमिशन के लिए जाते हैं, कौन सी मूवी है वो? अच्छा, तो एक चीज दिखाता हूं, मुन्ना भाई एडमिशन सीन। अब इससे कॉन्सेप्ट नजर समझ में आता है। देखो मुरली प्रसाद शर्मा, मुन्ना भाई, लिखा मिल गया भाई, एडमिशन हो गया, एडमिशन हुआ था, पिक्चर में नहीं हुआ था। अच्छा, जिन बच्चों ने देखी उनको बताता हूं, इसमें पिक्चर में एडमिशन हो गया। मुन्ना भाई 5 साल की एमबीबीएस होती है, 3 साल पढ़े भी, 3 साल, वो पिक्चर देख लेना फिर बाद में क्या हुआ है ना, सस्पेंस स्पॉइलर नहीं करते हैं ना। अब ये बताओ
एडमिशन वैलिड या वॉइड? वैलिड है सर, वैलिड है सर। दो नेता पार्टी आपस में भिड़ चुकी हैं, है ना, अभी लड़ा जाए। अब समझ में आई बात? कुछ बच्चे कह रहे हैं वैलिड, कुछ बच्चे कह रहे हैं वॉइड। मजेदार बात है, दोनों ही सही है। जो वॉइड कह रहे हैं, वॉइड क्यों कह रहे हैं? उसने एग्जाम दिया किसके दम पर? नहीं, धमकी के दम पर। हाँ, लेकिन जो एग्जाम दिया भाई, जो एग्जाम दिया वो क्यों दिया? धमकी। क्यों दिया? धमकी की वजह से दिया। तो जो बच्चे वॉइड कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं भाई किसी को धमकी दे रहे हो, मार पिटाई कर रहे हो, गलत बात है यार, ये तो गलत बात है कि नहीं है? बोलो। तो जज भी कह रहा है गलत बात है भाई। क्रिमिनल लॉ यही कह रहा है, किसी के साथ ऐसा किया तो डिग्री वैलिड नहीं है भाई, है ना। पकड़े जाते ना कि भाई एग्जाम लीक हो गया, पकड़े गए, गलत बात है। अब जो बच्चे कह रहे हैं वैलिड, भाई वो वैलिड क्यों कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि अगर कॉलेज की नजरों से देखो तो कॉन्टेक्ट हुआ है मुरली प्रसाद शर्मा का और कॉलेज का। कॉलेज वालों को क्या पता कौन देगा कौन नहीं देगा, तो मुरली प्रसाद के साइन हो रहे, खेल खत्म। तो एडमिशन भी वैलिड है। एडमिशन वैलिड है या नहीं है? और एडमिशन वैलिड है तभी तो मुन्ना भाई कॉलेज में पढ़ रहा है, तभी तो मुन्ना भाई पढ़ रहा है। लेकिन भाई कहीं ना कहीं अंतरात्मा ये जानती है यार बात तो गलत है, लेकिन एडमिशन हो गया, बात तो गलत है। ये बताओ, ये बात कब पता लगेगी कि एडमिशन गलत है? चलो मैं लॉ के साथ हूं, लॉ कहता है भाई देखो बात गलत है, तुम किसी से मार पिटाई कर रहे हो, चक्कू दिखा रहे हो, पप्पा को किडनैप कर रखा है तुमने, कैरम खिला खिला के पप्पा किडनैप कर लिए तुमने, है कि नहीं बात? उसको चक्कू दिखा रहे हो तुम, उसके चाटे वाटे बजा रहे हो तुम, मार पिटाई कर रहे हो उसके साथ। तो यार किसी को किडनैप कर रहे हो, किसी के परिवार को किडनैप कर रहे हो, उससे मार पिटाई कर रहे हो, बात तो गलत है। क्रिमिनल लॉ खड़ा हो जाएगा वहां पे, क्रिमिनल लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बोलेगा भाई क्या कर रहा है तू, क्रिमिनल एक्टिविटी का साथ दे रहा है। कॉन्ट्रैक्ट छोटा भाई क्रिमिनल लॉ को कह रहा है नहीं भैया बिल्कुल साथ नहीं दूंगा, बात तो गलत है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है भैया बात तो गलत है पर एडमिशन तो सही है, बात तो गलत है पर। अब भाई बीच में बात फंस गई। ये बताओ ये बात प्रूफ कैसे होगी कि एडमिशन गलत है? ये बात प्रूफ कैसे होगी कि एडमिशन गलत है? नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, हो सकती है कब कब हो सकती है और बताओ। और भी आसान तरीका है बात को प्रूफ करने का एडमिशन गलत है, बताएंगे पीछे वाले बहनें मेरी बताएंगी, बोलो। नहीं अरे सिंपल बोलो ना, जब रुस्तम पुलिस स्टेशन चला जाए, रुस्तम कह दे भाई मुन्ना भाई अपनी जगह, पप्पा की जान अपनी जगह, क्या करेगा? मार देगा ना, मारने दे, डर डर के जीने से अच्छा है भगत सिंह की आत्मा आ गई भाई, क्या कर लेंगे अंग्रेज? फांसी दे देंगे ना, लेकिन भाई कोर्ट उड़ानी है उनकी, बम पटाखे चुड़ाने हैं उनके, मार तो देंगे जाना। बस मुन्ना भाई इंस्पायर हो गए, ओ रुस्तम इंस्पायर हो गया, भगत सिंह की पिक्चर देख ली उनने कि भाई मरने से कोई डर नहीं है, इंसाफ के साथ है, देश के साथ है। तो उन्होंने कहा कानून के साथ है, देश के साथ है, मरने का कोई गम नहीं है, कोई डर नहीं है, मैं पुलिस स्टेशन जाके रहूंगा। किस दिन मुन्ना भाई की पोल किस दिन खुलेगी? जिस दिन पुलिस स्टेशन जाएगा। जब तक रुस्तम पुलिस स्टेशन नहीं जाता, जब तक रुस्तम पुलिस स्टेशन नहीं जाता तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जब तक रुस्तम पुलिस स्टेशन नहीं जाता जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है, राइट। और जिस दिन रुस्तम पुलिस स्टेशन जाएगा, जिस दिन रुस्तम पुलिस स्टेशन जाएगा उस दिन वो क्या हो जाएगा? पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते ही उस दिन तो हो गया वॉइड। लेकिन जब तक पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत जुटा रहा है तब तक क्या है? वैलिड है कि नहीं बात? तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड और वॉइड के बीच में झूल रहा है, पता नहीं किस दिन वॉइड हो जाए, और अभी तो मैं क्या हूं? वैलिड हूं, और मुझे ये नहीं पता मैं किस दिन वॉइड हो जाऊं। मुन्ना भाई को भी नहीं पता, अभी तो मेरा एडमिशन वैलिड है, पता लगा जिस दिन रुस्तम चला गया 5वें साल में, पता लगा 5वें साल में डिग्री कैंसिल। 5 साल डिग्री में निकाल देंगे। हाँ, और 5 साल छोड़ो, मुन्ना भाई ने डॉक्टर मुन्ना भाई लगा दिया, इलाज भी कर रहा है, पता लगा जब पुलिस स्टेशन गया रुस्तम और बात प्रूफ हो गई तो पता लगा डॉक्टर बनने के बाद डिग्री कैंसिल, चीटिंग के अपराध में। तो जज ने बोला
जो चीज दुनिया के लिए वैलिड है लेकिन दो जनों को पता है कि ये गलत है। कौन? एक रुस्तम और एक मुन्ना। क्योंकि ये काम मुन्ना भाई ने उसको चक्कू दिखाया उसके रूम में जाके, और मतलब मान लो पप्पा कोई नहीं, दो जनों को पता है, एक मुन्ना को पता है, एक रुस्तम को पता है, बात गलत है, एक मुन्ना को पता है, रुस्तम को पता है, बात गलत है, लेकिन पूरी दुनिया को क्या पता है? एडमिशन वैलिड है। तो पूरी दुनिया के लिए तो वो क्या है? सच्चा इंसान है, लेकिन दो जनों के लिए वो गलत इंसान है। खुद के लिए भी वो गलत है और रुस्तम के लिए तो है ही। तो जज ने बोला जिस दिन रुस्तम जाएगा उस दिन वॉइड, जिस दिन जब तक रुस्तम नहीं जा रहा तब तक दुनिया के लिए वैलिड और कानूनी तौर पर वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब हुआ रुस्तम के द्वारा वॉइड कराने योग्य, रुस्तम के द्वारा वॉइड कराने योग्य। यानी कि जो भी एग्रीमेंट या जो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कराने लायक है उसको वॉइडेबल बोलते हैं। तो जो तुम कह रहे थे ना कि वैलिड है वो भी गलत, और जो बच्चे कह रहे थे बेचारे वॉइड है वो भी गलत। दोनों आंसर गलत है, क्योंकि आंसर क्या है? वॉइडेबल। आंसर क्या है? अब सुनना ध्यान से, डेफिनेशन बिल्कुल कानूनी जबरदस्त लिखी है। तुम भी कहोगे सर क्या लिख दिया है ना, पर क्या करें भाई, कानून है, रटनी तो पड़ेगी। जो मैंने तुम्हें समझाया वो लिखा ही है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट विच इज सेट असाइड। आज का पहला लीगल वर्ड रिप्यूडेट, दूसरा लीगल वर्ड। बताओ सेट असाइड का मतलब? बोलो बाबू। सेट असाइड का मतलब होता है इंग्लिश में कैंसिल, कि मैं कैंसिल करता हूं इस बात को। रिप्यूडिएट का मतलब क्या होता है? कैंसिल, कि मैं इस बात को खत्म करता हूं, रिप्यूडिएट करता हूं। एक कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म किया जा सकता है, बेकार किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड अगला लीगल वर्ड है किसका? दुखी। बताओ हमारे केस में दुखी कौन है, मुन्ना या रुस्तम? तो जज साहब ने बोला voidable contract is the contract which can be set aside यानी कि खत्म, repudiate यानी कि खत्म, at the option of रुस्तम, at the option of, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे खत्म किया जा सकता है रुस्तम के द्वारा, और जब तक जब तक रुस्तम उसे रिप्यूडिएट नहीं करता, जब तक रुस्तम उसे रिप्यूडिएट नहीं करता तब तक वो दुनिया की नजरों में क्या रहेगा? क्योंकि दुनिया तो एडमिशन वैलिड मानती आई है ना। सिर्फ मुन्ना को रुस्तम को पता है वैलिड नहीं है। समझ गए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब आती है इसकी टेक्निकल डेफिनेशन। मुन्ना भाई मतलब वॉइडेबल। तो चीट कोड पता है क्या है? आई मुन्ना भाई। बोलो भाई, मेरे बोलो भाई, आई मुन्ना भाई। डेफिनेशन किसमें लिखी होती है? तो अब सबसेक्शन कौन सा है आज हमारा? तो बोलो आई भगवान के लिए याद रखना, वॉइडेबल है। पता लगा हाँ आई मुन्ना भाई याद है, लेकिन ये नहीं आ रहा कि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था। तो आई मुन्ना भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वॉइडेबल। वॉइड नहीं, वॉइडेबल। ठीक है। अब देखो टेक्निकल डेफिनेशन क्या मतलब, लॉ ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। यहां तक पढ़ते हैं, पहले इतनी लाइन पढ़ते हैं। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, मतलब एक एग्रीमेंट जो कोर्ट में घसीटने लायक होगा, है ना, किसके ऑप्शन पे? अब बताओ वन और मोर पार्टी ये कौन है? रुस्तम। मुन्ना भाई थोड़ी जाएगा कोर्ट में, रुस्तम जाएगा। मतलब रुस्तम के साथ उसके पापा। मतलब अगर धमकी जो दी है मुन्ना भाई ने वो रुस्तम के साथ साथ उसके पापा को भी तो दी थी। तो रुस्तम मोर पार्टीज में जिन पूरे ग्रुप को धमकी दे दी तो वो लोग भी तो कोर्ट में जाएंगे, है ना, राइट। जैसे उसके पापा जिनको किडनैप किया गया। एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल, कोर्ट में जाने लायक है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, जो कोर्ट में जाने लायक है किसके ऑप्शन पे? रुस्तम या उसके पापा के द्वारा। ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई। बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज, मतलब वो कोर्ट में जाने लायक नहीं होगा अदर पार्टी के द्वारा। अदर कौन है? मुन्ना। अब सबसे खतरनाक ये है बात है कि रुस्तम एनफोर्स क्या कराएगा। रुस्तम जब कोर्ट में जाएगा और रुस्तम कहेगा मैं कोर्ट में जाके एनफोर्स कराऊंगा, ये ऑप्शन किसका है? तो मैं तुमसे यहां पे पूछ रहा हूं कि रुस्तम एनफोर्स क्या कराएगा। ये कह रहे कि वन और मोर पार्टी चाहे तो कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकती है अपने कॉन्ट्रैक्ट को। तो क्या एनफोर्स कराएगा कि मेरे सर पे बंदूक रखकर, चक्कू रखकर, मुझसे धमकी देकर क्या कराया गया है? एग्जाम दिलाया गया है। जज साहब ये गलत है, एग्जाम इनवैलिड है और मेरे पापा को किडनैप किया गया है और मेंटल टॉर्चर का हर्जाना और जो मुझे स्ट्रेस हुआ उसका पैसा चाहिए, ये तो बोलेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल तो है रुस्तम के द्वारा और कोर्ट इसे एक्सेप्ट भी करेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बताओ मुन्ना भाई क्या एनफोर्स करेगा? मुन्ना भाई क्या एनफोर्स करेगा? हाँ, मुन्ना भाई एनफोर्स करेगा कि मैंने लिखे एग्जाम और डिग्री मेरी वैलिड है। तो क्या वो अपनी वैलिड डिग्री को एनफोर्स करा सकता है? नहीं करा सकता, क्योंकि उसने तो वो धमकी से कराया ना। नहीं, प्रूफ हो, तभी तो कह रहे हैं प्रूफ हो रहा है। कोर्ट में प्रूफ होगी बात कि डिग्री क्या है? फेक है। डिग्री क्या है? फेक है, बेईमानी से ली गई है। उसके काबिल वकील ने प्रूफ किया। अच्छा, ये कैसे प्रूफ? तो सबूत ले गया ना वो। ये पिक्चर देख, अबे देखियो मुन्ना भाई, इस ये पिक्चर देखिए, मुन्ना भाई ने खुद ही कबूल कर लिया था मैंने बेईमानी की, रुस्तम से लिखवाया। बस भाई, कोर्ट में प्रूफ करना, हमें इसमें क्यों घुसना कि प्रूफ कैसे हुआ? हमें तो ये समझना प्रूफ हो गया ना लॉ में, तभी तो लॉ बना है। मुन्ना भाई ने खुद मान लिया कि भाई मैंने डिग्री क्या ली है? गलत ली है। सारे एग्जाम किससे दिलाए हैं? रुस्तम से दिलाए हैं। फेक डिग्री है मेरी, मुझे बायोलॉजी का, मेडिकल का ए भी नहीं आता, एम भी नहीं आता, बात खत्म। प्रूफ होगी बात। जज ने बोला प्रूफ होगी बात। अब मुन्ना भाई कह रहा है जज साहब बात तो प्रूफ हो गई, पर 5 साल कॉलेज में बिताए, मेरी डिग्री जिंदा रहने दो। तो क्या जिंदा रहेगी डिग्री? मेरे मम्मी पापा उसमें गुस्सा करते हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए मेरे नाम के आगे देख के कि डॉक्टर मुरली प्रसाद शर्मा। मेरे पापा को हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरी मम्मी बेचारी जीते जी मर जाएगी। डॉक्टर साहब रो रो के चरणों में लेट गया मुन्ना भाई। डॉक्टर साहब 5 साल मैंने कॉलेज में बिताए, मेरे माँ बाप हर जगह बताते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, क्लिनिक यहाँ है, मेरा क्लिनिक भी चल रहा है। डॉक्टर साहब मेरी डिग्री कैंसिल मत करो, मेरा क्लिनिक बंद मत कराओ। सुन लेंगे डॉक्टर साहब? ओ जज साहब, नहीं ना। इसी जज ने क्या बोला? नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, कि एनफोर्सेबल एक पार्टी के द्वारा तो है, पर एनफोर्सेबल मुन्ना भाई के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिग्री नहीं मांग सकता। अब जब 2 जने कोर्ट में गए हैं तो वो 2 जने 2 चीजें एनफोर्स कराएंगे। रुस्तम ये एनफोर्स कराएगा कि मेरे साथ धमकी और मार पिटाई हुई, तो ये गलत है। मुन्ना ये एनफोर्स करेगा कि मेरी डिग्री है, तो मेरी डिग्री वैलिड है। तो जज ने बोला वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो धमकी के द्वारा किए जाते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सेबल एक के द्वारा तो किया जा सकता है, लेकिन दूसरे के द्वारा नहीं किया जा सकता। दूसरा अपनी बात रो पीट कर भी मनवा नहीं सकता, लेकिन एक बात बेचारा डर से भी मनवा सकता है बात। तो जज ने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और इसकी डेफिनेशन लिखी एग्रीमेंट विच इज एन। अब रुस्तम को सोचना, एग्रीमेंट विच इज, हाँ अब ये देखो इस सीन को ध्यान रखेंगे बस भाई इस सीन को ध्यान रखेंगे, जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। वन और मोर पार्टी कौन होगा? रुस्तम और उसके पापा, है ना, जिनको क्या कर रखा है? किडनैप कर रखा है। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, कि रुस्तम की सुनी जाएगी और वो एनफोर्स करा सकता है। बट एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ मुन्ना भाई। मुन्ना भाई एनफोर्स नहीं करा सकता, मुन्ना भाई की कोई बात सुनी नहीं जाएगी क्योंकि उसकी डिग्री गलत है। तो जज ने बोला एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन आई, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ दुखी पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ मुन्ना भाई अदर पार्टी। अब जब पहले, अब देखो अगर ये कॉन्सेप्ट इस क्लिप से ना समझाता तुम्हें मैं और सीधा बोलता एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, हम नहीं पढ़ रहे भाई, हम नहीं देंगे लॉ का एग्जाम, हम बीकॉम कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे सीए। समझ में बात? अब टेक्निकल लैंग्वेज समझ में आ गई और मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गई तो याद भी हो जाएगी।
हो गई याद? बोलना जरा एक बार बिना देखे। आई मुन्ना भाई, तो 2i सेक्शन याद हो गया। आगे ऐसे नहीं लिख सकते ओ भाई कुछ भी नहीं बोल देने का। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ ये वाला, ये बंदा, इसके द्वारा एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, बट नॉट हाउएवर वर्ड नहीं है डेफिनेशन में, बट वर्ड है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। हाँ तो कोई बात नहीं, हाउएवर लिख देना चाहे, ठीक है। यहां क्या लिखा है? हो जाएगा डेफिनेशन यार। ये हो गया हमारा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट भाई? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इससे हमें दो लीगल वर्ड का पता लगा। पहला, रिप्यूडिएट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना, और सेट असाइड का मतलब भी होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराना। तो आज के दो लीगल वर्ड लिख लो, लिख लिए? अब ये बताओ, अगला खतरनाक लीगल वर्ड सुनेंगे जब आप बोलोगे कि कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री की गई है किसी को चक्कू दिखाकर, धमकी देकर। तो धमकी में इंग्लिश वाले एक सर जी बोलेंगे हमारे कि भाई धमकी को इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेट, यही तो बोलेंगे। तो धमकी इज इक्वल टू, पर जज ने क्या बोला? थ्रेट भाई बहुत ही तुच्छ वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड है, तुच्छ वर्ड लिखने से नंबर। जज ने बोला धमकी, थ्रेट अंग्रेजी में चलता है, लॉ में होता है धमकी का मतलब कोर्शियन। कोरियन वेब सीरीज कोर्शियन क्या होता है बाबू? COERCIAN, कोर्शियन। कोर्शियन मतलब धीरे धीरे तुम्हें लैंग्वेज याद होनी शुरू हो जाएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये तो हम याद कर ही लेंगे, तो घबराना नहीं है। ऐसे बहुत सारे नए शब्द तुम्हें मिलेंगे लॉ में। तो आज के बाद COERCIAN, तो लीगल वर्ड में अगला वर्ड जुड़ेगा क्या? कोर्शियन। कोर्शियन का मतलब क्या होता है? धमकी। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर धमकी के द्वारा करा गया है तो आप बोलोगे तो सच कॉन्ट्रैक्ट इज डन बाय कोर्शियन। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? एक बार एग्जांपल पढ़ लेना भाई, मन में पढ़ लो, मन में। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड या वॉइडेबल? वॉइडेबल। याद रखना क्या होगा? वॉइडेबल। अगर वॉइडेबल हो गया, कोर्ट में दोनों खड़े हैं, तो भाई अपना अपना सामान क्या कर देना? वापस दे देना। हाँ, जिसके ऊपर धमकी दी गई है उसको अलग से क्या मिल जाएगा? कंपनसेशन। भाई इतने दिन मेंटल स्ट्रेस में भी तो रहा, इतने साल, 3 या 4 साल के बाद मुन्ना भाई का पता लगता है उस पिक्चर में कि मुन्ना भाई की डिग्री फेक है। तो 4 साल रुस्तम एग्जाम भी देता है उसके, वो कहेगा 4 साल मेंटल स्ट्रेस लिया है सर मैंने, मैं ही पकड़ा गया तो मुझे निकाल दें कॉलेज से। इसका उसे क्या मिलेगा? कंपनसेशन। कोर्ट जरूर देता है, और कंपनसेशन कभी भी लॉ में नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि लॉ में हम लिख नहीं सकते ना किसका मेंटल स्ट्रेस कितना है। तो कंपनसेशन, अब ये बताओ मुन्ना भाई के केस में जज साहब बोल दे कंपनसेशन होगा 10 लाख, रुस्तम कह रहा है सर 10 लाख, करोड़ रुपए की, तो मैं हॉस्पिटल के चक्कर, दवाइयां खाली मैंने स्ट्रेस में, हर वक्त ये डर लगा रहता जिस दिन पकड़ा गया उस दिन मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी खुद की डिग्री पे बात आ जाएगी, मैं दूसरे को नकली डॉक्टर बनवा रहा हूं। तो रुस्तम चाहता 1 करोड़, तो इसे लिख नहीं सकते ना, है ना। जिसे लॉ में लिख देते हैं, अब वो समझना अगला लीगल वर्ड, जिसे लॉ में लिख देते हैं उससे बोला जाता है मैटर ऑफ फैक्ट्स। क्या बोला जाता है? मैटर ऑफ फैक्ट वो होता है जो लॉ में लिखा है। जैसे रुस्तम और मुन्ना भाई का कॉन्ट्रैक्ट लॉ में लिखा है कि ये एग्रीमेंट क्या होंगे, तो 2i इज मैटर ऑफ फैक्ट। कोर्शन से किए हुए एग्रीमेंट वॉइडेबल होते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और जो लॉ में लिखे नहीं जाते, ऑन द स्पॉट जज डिसाइड करता है, जैसे कंपनसेशन, सॉरी इसे बोलते हैं मैटर ऑफ लॉ। क्या बोलेंगे बाबू? और जो जज डिसाइड करता है ऑन द स्पॉट कंपनसेशन मिलेगा, वो होता है मैटर ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब इट इज लाइक कंपनसेशन डिसाइडेड ऑन द स्पॉट, जिसे लॉ में नहीं लिख सकते आप। ठीक है।
किसी ने चोरी करी, लॉ में लिखा है 6 महीने की जेल है, इसे क्या बोलोगे, मैटर ऑफ लॉ या मैटर ऑफ फैक्ट? मैटर ऑफ लॉ, क्योंकि लिखी है बात, क्रिमिनल लॉ में लिखी है बात। लेकिन चोरी करने वाला कह रहा है कि चोरी के बाद इसने जो मेरे साथ हाथापाई करी उसका मुझे हॉस्पिटल का बिल, 1 लीटर खून निकल गया मेरा, है कि नहीं बात? शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकला 1 साल तक, दिमाग में ये रहता है कि भाई कोई फिर से है ना चोरी चकारी ना कर ले, समझ में मत? घर में 20 बच्चों को बंद रखता हूं, सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, पुलिस का नंबर हमेशा रखा, इतना स्ट्रेस झेला कि सर कोई और, तो ने कहा यार अब 6 महीने की जेल है, वो तो मैटर ऑफ लॉ हो गया, इन सब चक्करों में जो उसको स्ट्रेस हुआ उसे क्या बोलेंगे? हमें क्या पढ़ना, मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ लॉ? हमारे कोर्स में हमेशा और मैटर ऑफ फैक्ट जज के सामने, जज के हाथ में छोड़ दिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो हमने क्या पढ़ा, वॉइडेबल, ठीक है। अगली मजेदार बात सुनो भाई, एक ये बंदा है जिसका नाम है रजनी, और एक प्यारी सी लड़की है जिसका नाम है, चलो इसका नाम है रजनी, इसका नाम है गजनी, है ना? बीच में नहीं बोलो, फालतू कमेंट करो, एक गजनी और एक, फ्लो टूट जाता है मेरा, फिर सीधा सीधा पढ़ाऊंगा बिना कॉन्सेप्ट समझाए तो समझ में। ये सारे केस हैं इंग्लैंड के, है ना? अब इंग्लैंड में एक बड़ी खतरनाक बात है, जब 2 लोगों की शादी होने वाली होती है और उनका शादी में आपस का वो हो गया, इंडिया में बोलते हैं रोका, रोका सगाई है, तो रोका हो गया किसी का इंडिया में, तो मुझे बताओ शादी का जो रोका हो गया है, शादी जो हो रही है, ये सोशल एग्रीमेंट में कवर की जाएगी या बिजनेस एग्रीमेंट में कवर की जाएगी? दिल पे ले ली बच्चों ने, दिल पे लेने वाले बच्चे हमेशा बोले दिल पे लेने वाले बच्चों ने सर सोशल, गलत जवाब। भाई लॉ की क्लास में दिल घर पे रख के आना है, घुटने साथ लाने हैं और घुटनों पे डेटा सेव करना है। अब सुनो ध्यान से, जब इंग्लैंड में, दीदी सुनो, जब इंग्लैंड में कोई भी 2 लोग शादी के लिए राजी होते हैं तो उनके यहाँ रोका सिस्टम नहीं है, और ये इंडियन कल्चर है कि भाई अगर लड़का लड़की का रोका हो गया तो 99.999% मुझे मान लेते हैं कि ये धोखाधड़ी नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। कोई बहुत ही मजबूरी होगी तो शादी टूट गई शादी से पहले कि भाई शादी पक्की थी, फिर मना होगी भाई नहीं हो रही, वरना 99.99% क्या मानते हैं कि भाई लड़का लड़की ने हाँ कर दी, रोका भी कर दिया, तो रोका होने के बाद क्या है, शादी होगी, है ना? जब एक रोका सेरेमनी से शादी पक्की हो गई तो इंडियन कल्चर ये कहता है फिर इसका कोर्ट में जाके स्टैम्प पेपर में एग्रीमेंट क्यों बनवाना, कोर्ट के चक्कर काटो, फिर कोर्ट में फीस दो, फिर भैया वहां साइन करो, फिर विटनेस लेके आओ, कोर्ट कचहरी, विश्वास पे चल रहा है जिंदगी, चल नहीं चल रही? हम तो पहले कहते थे 7 जन्मों की पहली तारीख का गाना गा दिया हमने, तो 7 जन्मों की बात होगी हमारे यहाँ। तो जिस देश में 7 जन्मों की बात चल रही है, तुम 1 जन्म में रोके पे ही भरोसा नहीं कर रहे। इंडिया में लोगों ने बोला भाई अंग्रेज भले इंडिया में आ गए, 1872 में भले कॉन्ट्रैक्ट आ गया, हम नहीं करेंगे शादी का कॉन्ट्रैक्ट, हम तो रोका ही करेंगे। अब अंग्रेज कह रहे हैं भाई मत करो, तुम्हारे जो कल्चर है वो कल्चर है, अपने यहां तो कोई भरोसा नहीं भाई सामने वाली पार्टी का। मैंने कल पीटर आइन से शादी की बात पक्की कर ली, हमारे मिश्राइन, गुप्ताइन, तो पीटर ने पीटर आइन से शादी की बात पक्की कर ली। अब वहां पे मिसपीट होने वाली पीटर आइन को पीटर पे भरोसा नहीं है और पीटर को तो भाई अब देखो अंग्रेज लोग क्या करें, अंग्रेज लोगों ने बोला भाई भरोसा तो है नहीं हमें एक दूसरे के ऊपर, तो क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट ऑफ मैरिज करते हैं। और इंग्लिश लॉ ने इसे कमर्शियल नेचर माना। क्या माना? कमर्शियल नेचर माना।
जज ने बोला अगर पीटर ने धोखा दे दिया तो तू चिंता मत करियो, तू कोर्ट में केस करियो, हर्जाना दिलवाएंगे। और अगर लड़की ने धोखा दे दिया तो जज ने बोला पीटर भाई दिक्कत मत मानना, कोर्ट में केस करना, धोखाधड़ी का क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। अब ये बताओ, हम इंडिया में माने ना माने, ओ भाई बात नहीं करो, हम इंडिया में माने ना माने पर लॉ तो इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, तो हम इंग्लिश लॉ के तहत इसे हम सोशल नहीं बोल सकते। यानी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो द कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। इंडियन लॉ बना होता तो शायद हम इसे सोशल में रख देते, पर इंडिया वालों ने लॉ बनाया नहीं। 75 साल हो गए आजादी के, अब भी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? अब जब नहीं तुमने लॉ में चेंज नहीं किया, लॉ में बनाया नहीं, तो आंसर भी मुझे क्या देना पड़ेगा? अंग्रेजों का ही देना पड़ेगा। और अंग्रेजों के हिसाब से शादी का वहां क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब कोर्ट मैरिज होता है वो यही होता है क्या? कोर्ट मैरिज तुम ये कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, है ना। फिर हम कुछ, अब इंडिया में कल्चर होगा कोर्ट मैरिज का, अब उसमें भी तो क्या होगा? उसमें भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम एक दूसरे से शादी कर लिए, है ना। अब इंडिया में दो चक्कर होता है, देखो जैसे मेरी 2 शादी हुई हैं, बच्चे घबरा गए, अरे भाई न्यूज चैनल वालों की तरह तुम भी फैला दोगे बात जाके बाहर। पूरी बात तो सुन लो मेरी, 2 शादी हुई है पर एक ही लड़की से। हाँ, कैसे? पहले तो हिंदू रिचुअल के हिसाब से कर ली, 7 फेरे ले लिए, 7 फेरे ले लिए, 7 फेरे लेने के बाद शादी हो गई, घर परिवार ने समझ मान लिया शादी हो गई लड़के की। फिर मैं और तुम्हारी भाई पहुंचे पासपोर्ट बनवाने कि यार चलो शादी हो गई, कल चलो एक काम करते हैं विदेश घुमाते हैं। अब पासपोर्ट बनवाने पहुंचे, मैंने कार्ड दिखा दिया, शादी का कार्ड, अंकुर बैट्स, तुम्हारी भाभी का नाम है सपना, अंकुर बैट्स सपना, वो मान लेगा? सर फोटो भी लाया हूं सर, एल्बम भी बनवाई थी मैंने, मान लेगा वो? तो पासपोर्ट वालों ने बोला भैया भाई ये जो तुम्हारी शादी होगी ना, ये भाई रिचुअल के सब शादी होगी, कानून इस शादी को वैलिड नहीं मानता, तो कोर्ट में जाके मैरिज रजिस्ट्रेशन और रीमैरिज का यार तुम फॉर्म वॉर्म भर के वो सर्टिफिकेट लेके आओ। पासपोर्ट ऐसे नहीं बनता कि तुम शादी का कार्ड लिया है, एल्बम लेके आ रहे हो, हम भाई तुम्हारी एल्बम देखते रहे। सर गोलगप्पे में जो मजा आया था, फोटो देख रहे हो, लोग चटकारे ले खा रहे, वो कह रहा है यार तू गोलगप्पे की बात कर रहा है, समझ में आ गई ना बात। इसलिए ये तुम्हारे साथ भी है, जब भी पासपोर्ट बनवाने जाओगे शादी के बाद, तो पासपोर्ट में चीजें चेंज होती हैं। जब अनमैरिड था तो सिर्फ नाम लिखा था, तो मैरिटल स्टेटस पे क्या करना पड़ेगा मैरिज होने के बाद? यस। तो पासपोर्ट में तब्दीली कराने के लिए वो तुमसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो इंडिया में भी कहीं ना कहीं अब चलन क्या होने लगा है? आने लगा है। उन लोगों के लिए तो आई गया जो पासपोर्ट बनवाएंगे, समझ में आई ना बात। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट की बात समझ गए। मेरा कहने का मतलब ये था कि अंग्रेज लोग मैरिज को क्या मानते हैं? कमर्शियल। अब सुनना, अब इससे समस्या क्या हुई? सजनी और गजनी का विवाह पक्का हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट पे दोनों ने साइन कर लिए और उसने रूप ले लिया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। शादी से एक दिन पहले हिंदी पिक्चरों की तरह बस गिर गई खाई में, बाराती आ रहे थे। हिंदी पुरानी पिक्चरों में यही होता था, बाराती आ रहे हैं, शादी की तैयारी चल रही है, वहां से खबर आ रही है बस खाई में गिर गई। अबे क्या ऐसे क्या शादी अंटार्कटिका में कर रहे थे कि बस खाई में गिर गई? खबर आ गई भाई बस क्या हो गई, उसमें बस खाई में गिरने से गजनी की क्या हो गई, और सजनी बेचारी रो रो के परेशान। सजनी के दिल पे इतना धक्का लगा, इतना डिप्रेशन में आ गई, सजनी का दिल इतना तार तार हो गया, सजनी ने इसके ऊपर केस कर दिया कि जज साहब एग्रीमेंट था, एनफोर्सिबिलिटी थी, शादी थी, शादी करके मानूंगी। अंग्रेज है भाई, अंग्रेज है, कुछ भी कर सकता है। अब सुनो तो, तभी तो समझा रहा, तभी तो बता रहा हूं लॉ का जन्म क्यों हुआ, अगले कॉन्ट्रैक्ट का जन्म क्यों हुआ। अब जज ने रोते रोते एक बात बोली, जज साहब बेचारे, जज साहब समझ के दिल पे इतना ज्यादा धक्का लगा है कि वो समझ नहीं कि होश में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। जज ने बोला बहन मैं केस तेरे फेवर में ही है क्योंकि धोखाधड़ी तूने नहीं की, लेकिन जिसने तेरे साथ धोखाधड़ी करी उसके ऊपर केस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जिंदा नहीं है, और कानून कभी भी भूत प्रेत चुड़ैल आत्माओं का केस नहीं लेता। जज साहब चुड़ैल मेरे पीछे लग गई, मोनजुली का मेरे साथ रहती है, उससे कह दो पैसे किराया देना पड़ेगा कमरे का, समझ आ रही बात। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, क्या है? यूनिवर्सल लॉ है। दुनिया का कोई भी कोर्ट, ये लॉ ऑफ लैंड है, मतलब दुनिया का कोई भी कोर्ट क्या नहीं एक्सेप्ट करेगा?
हाँ, स्पिरिट, भूत प्रेत, आत्माएं किसी भी देश में किसी भी नाम से बोल दिया, देज आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय कोर्ट। वकील मना कर देगा तुम्हें। वो इंडिया में दिखा दिया था, भगवान के ऊपर केस किया तो पिक्चर बन गई थी कांजीलाल मेहता वाली, वो बन गई थी, पिक्चर है वो, है ना। ऐसी पिक्चरों में भले दिखा दो किसी भूत प्रेत पे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में भूत प्रेत पे केस। अब ये तो बताओ, सजनी रो रही है कि उसके ऊपर शादी, अरे वो जिंदा थोड़ी है, और फिर तुम कह दो उसकी आत्मा पे ऊपर केस करूंगी, शादी करनी पड़ेगी। अरे आत्मा किसी को दिख रही है, और आत्मा से शादी करूंगी, आत्मा दिखना कैसे बुलाए उसे? हाँ जज, हाँ अब गुस्से में बच्चा यही बोलेगा तू ही जो चली जा फिर। लेकिन यार जज ऐसा नहीं है ना, जज इमोशंस को समझ रहा है कि यार उसके साथ गलत तो हुआ है, पर वो समझ नहीं पा रही इस बात को कि जिसके ऊपर वो केस कर रही है उसको हम सजा नहीं, उसको हम ऑर्डर नहीं दे सकते। भाई तुम्हारे मेरे केस में जज मुझे ऑर्डर दे देगा, भाई बच्चे की फीस लौटा दो, तुमने फीस नहीं दी, तुम्हें ऑर्डर दे देगा इस सर की फीस दे दो। एक मरे हुए व्यक्ति को ऑर्डर नहीं दिया सकता कि तू उठ के शादी कर। तो जज ने बोला ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जब बना था तब वैलिड था। सुन तो लो, अरे अब बात नहीं करो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जब बना था उसमें एनफोर्सिबिलिटी, लेकिन सब कुछ होने के बाद मृत्यु की वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट की बजाय कहलाया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो गया। तो void contracts are the contract which was valid at the time of formation, but due to, अब डेथ वर्ड लिखना तो ठीक नहीं। जज ने बोला जरूरी है डेथ की वजह से बेकार हुआ हो। मान लो तुमने मैंने एक प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो जल गया, ठीक है। अच्छा तुमने मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई ठीक है मैं तुम्हें ना 1 लाख प्लास्टिक पॉली बैग बेचूंगा। पता लगा तुम्हारा ऑर्डर आने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद गवर्नमेंट के ऑर्डर आ गया प्लास्टिक बैन, तो तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट पहले क्या था? वैलिड, पर कानून की वजह से क्या हो गया? वॉइड। तो ये भी तो वॉइड हो गया। तो जज ने बोला डेथ, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया हुआ बैन, किसी सामान का जल जाना या डिस्ट्रॉय हो जाना, किसी सामान का जल जाना या, ये सारी चीजें क्या है? वॉइड है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देंगे, और इन सबको मैं एक साथ बोलूंगा इम्पॉसिबिलिटी। अब इम्पॉसिबल है काम पूरा करना। अब सजनी जो कह रही है इसको जिंदा करो, क्या पॉसिबल है? तो कॉन्ट्रैक्ट एट वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट बिकम्स वॉइड ड्यू टू, बोलना चाह रहा मेरे साथ फिर से डेफिनेशन, पहले हिंदी बोलते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट जो बनाते टाइम पे बिल्कुल सही था, वैलिड था, बट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वो वॉइड हो गया है, इसलिए उसे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट बिकम्स वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्योंकि मरने वाला अब जिंदा होकर परफॉर्म नहीं कर सकता, जो चीज डिस्ट्रॉय हो गई वो ठीक नहीं कर सकती, और गवर्नमेंट ने अगर बैन लगा दिया तो बैन अब हट नहीं सकता, इसलिए उस प्रेजेंट टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ ये बताऊंगा, ठीक है, याद होगी बात। अभी लीगल डेफिनेशन सीखेंगे। अब ये बताओ भाई, जैसे ना हम यूपी में रहते हैं, यूपी में सभी बच्चे यूपी से ही हैं, चलो कुछ बच्चे दूर से भी आए। हाँ, तो जो बेचारे दूसरे स्टेट से आए उन्हें पता लगेगी एक बात कि हर स्टेट में कुछ शब्दों को अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे हमारे यूपी में ना, जैसे हम गांव साइड में जाएं तो वहां पे जैसे मैं बोलूंगा ना, यार ये लड़का बहुत शैतानी करता है, यार ये लड़का पढ़ता नहीं है, तो वो उसको ये नहीं बोलते, ये पता क्या बोलते हैं? जे, यार जे लड़का सही है, जे नहीं मानेगा इसे क्लास से बाहर निकालो, और जे बिल्कुल नहीं पढ़ता, समझ गया ना। तो जिसने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी वो यूपी के जज थे हमारे, उन्होंने बोला जे वॉइड है। क्या बोला उन्होंने? हंस रहे हो भाई? जे वो समझ गए अब तुम? टू तो कॉमन है ही, और जे वॉइड है। हो जाएगा ना जाएगा यार? भाई मैंने जब एग्जाम दी तो भाई मैं तो ऐसे याद करता था, मतलब मैं खुद दिमाग लगाता था कि इसको भूलू ना तो कैसे ना। अब जो मैंने किया वो मैं तुम्हें बता देता हूं,
जे आई आई वॉइडेबल, जे वॉइड तो क्या वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। हो गया याद तुम्हें सेक्शन। अब हेड तुम्हें याद है, आज 2 सेक्शन याद करा दिए, जे वॉइड और आई आई मुन्ना भाई। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब प्लेन इंग्लिश में बोले, अ कॉन्ट्रैक्ट विच वाज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट बिकम्स वॉइड ड्यू टू। पर सेक्शन 2 देने का ऐसे मजा नहीं आएगा, मजा आएगा कुछ खतरनाक लिखकर। होश उड़ जाएंगे तुम्हारा भी डेफिनेशन को पढ़ के, विश्वास उड़ जाएगा तुम्हारा लॉ पे से। लेकिन विश्वास कायम रखना है भाई, विश्वास पे जीवन चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इज सीज टू बी एनफोर्सेबल। अरे दादा, बिल्डिंग से ऊपर निकल गई बात सर, खोपड़ी से ऊपर नहीं, बिल्डिंग से ऊपर निकली बात। फिर से पढ़ते हैं, अब आराम से पढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, a contract which is ceased to be enforceable by law becomes void when it ceased to be enforceable. अरे सर ये क्या सर, ये शब्द अच्छे थे ना जो आपने पहले बोले थे, ये वाले, ये कितने प्यारे वर्ड थे, क्योंकि वो इंग्लिश थे। और ये क्या है, तो नीचे के अंग्रेजी वर्ड लिख के आ जाओगे, नंबर नहीं मिलेंगे जब तक वो लाल पेन से जो लिखा है वो नहीं लिखोगे। अब सुनो ध्यान से, इसको आधा आधा डिकोड करते हैं। यहां लगा देता हूं मैं कॉमा, ठीक है, यहां लगा देता हूं कॉमा, या यहां इसको छुपा लेता हूं भी। अब पढ़ना, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब तो आगे बात समझ में, पहले भी ऐसी पढ़ा था। एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं बचा। सीज का मतलब होता है रोक देना या ना रहना, रोकना। एक कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में एनफोर्सेबल कराने से रोका जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीज टू बी एनफोर्सेबल, कोर्ट में जाने से, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, कानून के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाने से रोक लिया। हमने कहा अच्छा इतनी बात समझ में आ गई, एक कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में नहीं जाने देंगे। हमने कहा क्यों नहीं जाने देंगे, उन्होंने बोला क्योंकि वो वॉइड है। हमने क्या बोला, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में नहीं जाने देंगे क्योंकि वो क्या हो चुका है, क्योंकि अब वो बेकार हो चुका है। इट बिकम्स वॉइड, क्योंकि वो बेकार हो चुका है। फिर मैंने कहा जज साहब आपने बोला है कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में नहीं जाने देंगे क्योंकि वो बेकार हो चुका है। अरे बेकार क्यों हो गया ये तो बता दो। जज ने बोला बेकार इसलिए हो गया क्योंकि अब वो खुद कोर्ट में जाने लायक नहीं बचा। अब वो खुद, तो उन्होंने बोला बिकम्स वॉइड के बाद फिर कॉमा, यानी कि 2 कॉमा लगाना भूल गए जज साहब। एक कॉमा लगाना भूल गए लॉ के बाद, और एक कॉमा लगाने भूल गए बिकम्स वॉइड के बाद। अब इसको 3 लाइन में पढ़ो। एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं बचा क्योंकि वो वॉइड है। इसका मतलब जज साहब क्या लगाना भूल गए, बिकॉज। एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं बचा बिकॉज इट बिकम्स वॉइड, क्योंकि वो वॉइड है। फिर हमने बोला वॉइड है कब, कैसे, तो उन्होंने बोला जब वो खुद ही एनफोर्सेबल ना हो पाए। और जज एक शब्द खा गए। यहां अगर मैं होता जज की कुर्सी पे तो मैं लिखता व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। मेरे हिसाब से परफेक्ट डेफिनेशन ये होनी चाहिए थी। अगर लीगल भी बनाते तो पूरी डेफिनेशन ये होती, एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं बचा क्योंकि वो वॉइड हो चुका है। वॉइड होने के कारण जब वो खुद ही कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा, अब आत्मा को थोड़ी ले जाओगे भाई, जब वो खुद ही कोर्ट में, आत्मा खुद ही कोर्ट में जाने लायक नहीं बची, जब वो खुद ही कोर्ट में जाने लायक नहीं बचा इम्पॉसिबिलिटी की वजह से। अब जज ने क्या किया, जज ने मजे ले लिए। जज ने यहां कॉमा खा गया, जज बिकॉज लिखना भूल गया, जज यहां कॉमा खा गया, और जज इम्पॉसिबिलिटी लिखना भूल गया। फिर क्या बोला, ये ले पकड़ खुद समझ लियो। फिर पता लगा बाबू ऐसे ऐसे केसेस आए दुनिया में कि भाई गजनी ने सजनी को ऑफर किया, बाद में सजनी या गजनी में से डेथ हो गई, तो पता लगा वो इस कारण की वजह से हुई। तो जब ये डेथ का केस आया, जब ये गवर्नमेंट के बैन का केस आया, जब ये केस आया कि कोई चीज डिस्ट्रॉय हो गई, तब पता लगा
कि इम्पॉसिबिलिटी वर्ड जोड़ना चाहिए था, पर जज ने इम्पॉसिबिलिटी वर्ड जोड़ना भूल गए। जज भी तो इंसान था ना यार, तो इंसान से भूल चूक हो जाती है, लेकिन उस भूल चूक को आज तक, अब बताओ क्या मैं एग्जाम में इम्पॉसिबिलिटी जोड़ दूं? नहीं, गलत हो जाएगी डेफिनेशन। मुझे भी गलत लिखनी है, सही लिखनी है? गलत ही लिखनी है। गलत लिखने के बाद तुम इसको यहां पे ये इंटरप्रिटेशन डाल देना कि अबव डेफिनेशन का मतलब ये निकला है भाई। जज ने डेफिनेशन बना दी जो लाल पेन से लिखी है, पर उसका मतलब क्या निकला है? मतलब लिखना है बाबू ये। तो इंग्लिश वर्ड लिखना बिल्कुल बेकार है जब तक कि तुमने ये याद कर लिया हो। अब बोलो मेरे साथ, जे वॉइड है, बोलो एज पर सेक्शन 2J। पहले देख के बोलेंगे, तीन लाइन में बोलना है। कॉन्ट्रैक्ट इज सीज टू बी एनफोर्सेबल। फिर पूछा हमने सीज टू बी एनफोर्सेबल क्यों है? क्योंकि वो बेकार हो गया। क्योंकि वो, हमने पूछा कैसे बेकार हो गया? जब वो खुद कोर्ट में जाने लायक ना बचा। आत्मा खुद कोर्ट में जाने लायक नहीं बची है अब। जब वो खुद कोर्ट में जाने लायक ना बचा। खुद कोर्ट में जाने लायक ना बचने को क्या बोला गया? व्हेन इट्स सीज टू बी एनफोर्सेबल। और जज क्या वर्ड खा गया? बिकॉज ऑफ, वो केसेस के द्वारा उसकी इंटरप्रिटेशन निकालेगी। पेपर में ये भी लिखना है नीचे जो आपने इंटरप्रिटेशन। हाँ, तो पेपर में सारी बात लिखनी है, एग्जाम्पल भी लिखना है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल में और क्या लिख सकते हो आप? इसके अलावा डिस्ट्रॉय, इसके अलावा बैन, ये भी तो लिख सकते हैं। या इसके अलावा मान लो एक देश का दूसरे देश में क्या हो रहा है, सामान जा रहा है, तो वॉर। भाई पहले हमने पाकिस्तान को सामान भेजा, पाकिस्तान ने हमें भेजा, मान लो वॉर हो गई, तो हमारा पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। जब बनाया था वैलिड था, पर गवर्नमेंट कह रही क्या कर दो? वॉइड। समझा की बात? तो ये सारी चीजें, ये भी पेंडिंग रखेंगे, बाद में पढ़ाऊंगा कि ये क्या होता है। अभी 4 बज गए। पिछली क्लास में क्या बोलता? 4 बजे से पहले उठने का नहीं। सर मत करो। अरे रुक जाओ, एक चीज पढ़ाने दो, रुक जाओ, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ा तो फिर कॉन्सेप्ट बीच में रह जाएगा। मुझे बताओ, A प्लस ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा? जब क्या आ जाए? सेक्शन, याद हो गया भाई? मैं तुमसे कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ो, जब ये बोल दे एग्रीमेंट बेकार है, ऐसा कब? वॉइड एग्रीमेंट की एग्रीमेंट ही वॉइड है, ऐसा कब होगा? अरे एक तो तुम पढ़ चुके नालायक हो, जब उससे भी आसान चीज पढ़ चुके हो। हाँ, बाल्फवर्सी बाल्फर। तुमने बोला सर अगर सोशल एग्रीमेंट है तो वो तो हमेशा ही वॉइड होगा, तो तुम नई बात के तो पढ़ रखी है। जैसे आप कह रहे नहीं भाई, एक ऐसा एग्रीमेंट जो सोशल नहीं, क्या है? बिजनेस है, उसमें एनफोर्सिबिलिटी भी है, एनफोर्सिबिलिटी भी आ सकती है, लेकिन मैं एनफोर्सिबिलिटी से पहुंचने से पहले ही उस बिजनेस एग्रीमेंट को वॉइड बोल देता हूं। हमने कहा ये क्या बात कर रहे हो यार? कल तो हमने पढ़ा था एग्रीमेंट या तो सोशल होंगे या बिजनेस होंगे, और जो सोशल होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे। बाल्फवर्सी बाल्फर। अब तुम बिजनेस को भी कह रहे हो यार, ये तो गलत बात है, बिजनेस तो वैलिड होना चाहिए। रीजन ने कहा है, फिर भी कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो बिजनेस की तरह ही हैं लेकिन फिर भी वॉइड है। अब सुनो ध्यान से, वो क्या है? अब तुम्हारे जैसे खतरनाक बालक जिसने लॉ पढ़ लिया, उसने कहा लॉ का इस्तेमाल पूरा करके मानूंगा, उसने अपने पड़ोस के बच्चे को पकड़ लिया, बच्चा खेल रहा है लेट लेट के नीचे, वो कह रहा है चिंटू इधर आइयो। चिंटू आ गया। चिंटू कह रहा जी भैया क्या बात हो गई? तेरे घर में लैपटॉप है? हाँ भैया लैपटॉप है, पापा ऑफिस जाते हैं आते हैं लैपटॉप में काम करते हैं। हाँ, मैं भी थोड़ा बहुत उसमें बटन बटन दबा देता हूँ। देख भाई क्या खाएगा? चॉकलेट अच्छी लगती है? हाँ भैया चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, मम्मी खाने देती, दांत खराब हो जाएंगे, कैविटी हो जाएगी, है ना,
डांट भी पड़ती, पिटाई भी हो जाती है। 100 चॉकलेट दूंगा, 100। भैया कह रहा भैया 100? मेरे स्कूल में गिनती भी यहीं तक सिखाई गई है। अरे मैं 100 से आगे बढ़ा ही नहीं। मतलब इतनी 100 तो हमने स्कूल में सीखा भैया, इतनी ज्यादा होती है, इससे ऊपर कुछ होता ही नहीं। तो तुम कह रहे और क्या भाई, 100 इतनी बड़ी चीज होती है ना, इससे ऊपर दुनिया में कुछ नहीं है। जो सब कुछ है क्या है? बच्चे को 1 से लेकर 100 तक गिनती सिखाई जाती है, 100 से ऊपर तो बच्चा कहता है यार ये क्या हो रहा है। तो कह रहा भैया इतनी ज्यादा? दूंगा, चॉकलेट दूंगा, और बता। हाँ भैया मैं ले लूंगा। एक काम कर, पापा का लैपटॉप लेके आइयो कल। कह रहा भैया पापा देंगे नहीं। अरे पापा दे ना दे, चुपचाप जब पापा इधर उधर डिनर कर रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, आईपीएल का मैच चल रहा है, मैच दे उठा लियो। ठीक है भैया ले आऊंगा। 100 चॉकलेट दोगे? हाँ 100 दूंगा। तुम इससे ज्यादा एक कदम और खतरनाक निकले। तुम उसके पास ले, उस बच्चे को कहा स्टैम्प पेपर, नाम बोलियो अपना, चिंटू, पूरा नाम बोल, चिंटू भारद्वाज। लिखना आता है और क्या भैया, मैं अपनी कॉपी के पहले पेज पे चिट लगाता हूं, मैं खुद लिखता हूं चिंटू भारद्वाज। लिख यहां, उससे यहां लिखवा दिया क्या, चिंटू भारद्वाज, और खुद यहां साइन कर दिया, यहां चिंटू का नाम आ गया। लीगल हो गया, एग्रीमेंट हो गया, बच्चे के साइन भी हो गए, और जिसके साथ मिली भगत कर रहे थे 2-4 लोग, उनके विटनेस के साइन करा लिए कि बच्चे ने, है ना। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक जमाना, फोटो भेज, स्माइल कर, बच्चे के मुंडे पर स्माइल कर, बच्चा स्माइल कर रहा है, हाँ, कि अपनी खुशी से एग्रीमेंट कर रहा हूं। बच्चे ने अपनी कुछ, अरे इतनी खतरनाक बात बता रहा हूं, है ना। बच्चा अपनी खुशी से एग्रीमेंट कर रहा है, हो गया एग्रीमेंट। पापा का लैपटॉप चला गया, बच्चे को चॉकलेट दे दी, क्या पापा को पता नहीं लगेगा? पापा को कुछ ही घंटों में पता लग गया, 2 चप्पल में बच्चा मान गया भैया के पास है लैपटॉप। 2 चप्पल में उगल दिया हमने, और भैया ने चॉकलेट भी दी है। पापा 10 तुम्हारी 20 मम्मी की, क्यों मम्मी है इसलिए 20 मम्मी की, आपकी 10 ही है बस। पापा ने फिर 2 चप्पल मारी, भैया के पास चल चॉकलेट खा मत जियो। अब तुम निकले एक कदम आगे, तुम्हें पता था ऐसा होगा, शातिर दिमाग, क्रिमिनल माइंड, तुम्हें पता था इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे। जैसी घंटी बजी, पर्चा सामने, चिंटू, चिंटू, उसकी हैंडराइटिंग में। अब पापा परेशान, कह रहे हैं अबे क्या करा तूने? पापा भैया ने कहा था, मैंने कुछ कुछ साइन कर दिया। चिंटू के पापा इसे कोर्ट ले गए केस को, भाई लैपटॉप की कीमत थी, चिंटू के पापा कहाँ ले गए? चिंटू जीतेगा, या मतलब चिंटू का परिवार जीतेगा, या तुम जीतोगे? क्यों भाई, अपने को हरवा रहे हो? अपने को हरवा रहे हो? बताओ। सबसे पहली बात, हाँ, जज ने बोला तुमसे भाई तू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी नहीं पढ़ता ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी नहीं पढ़ता, तो भी एक जर्नल इंटरप्रिटेशन है, पूरी दुनिया में एक बात मान जाती है कि बच्चा जो माइनर होता है उसके साथ कभी भी लेन देन बेकार होते हैं। तो एग्रीमेंट विद द माइनर इज, उसमें एनफोर्सिबिलिटी तक बात ही नहीं जाएगी, एनफोर्सिबिलिटी तक, क्योंकि जज ने बोला इसको रानी के पास मत लेके जाइयो, क्योंकि जो तू एग्रीमेंट है वही बेकार है। मतलब ऐसा खतरनाक एग्रीमेंट जिसे एनफोर्सिबिलिटी तक भेजा ही नहीं गया। तुम भी थे नहीं बचपन में, तुम भी तो कोई छोटे रहे होंगे बचपन में ना। बचपन में क्या खाते थे, कौन सा फेमस बिस्कुट खाते थे? दूध में घोल घोल के हलवा बना बना के, पार्ले जी का। पार्ले जी खाया नहीं खाया? भाई पार्ले जी बिस्किट है जो सबने खाया है। तो भाई देखो बचपन की यादें, तो भाई चिंटू बच्चा खाता है पार्ले जी। अबे चिंटू बच्चा खाता है पार्ले जी, इसलिए सेक्शन 2G, बच्चा खाता है पार्ले जी, तो 2G का मतलब है बच्चे के साथ किए एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। और जज ने बोला एक और बात, खाली बच्चे के साथ, जज ने बोला नहीं, या तो माइनर हो या फिर हो अनसाउंड। अनसाउंड व्यक्ति मतलब जो दिमाग से थोड़ा अनसाउंड है। जैसे बताओ, लगे रहो मुन्ना भाई में, ओ भाई लगे रहो मुन्ना भाई में, मुन्ना भाई को गांधी जी दिखते थे ना, तो बाद में पिक्चर के एंड में डॉक्टर प्रूफ करता है कि कोई गांधी जी दिखते हैं, इसको बीमारी है, अनसाउंड है इसका माइंड, किसको बीमारी है, कोई गांधी जी दिखते से प्रूफ हो जाती है बात।
तो जज ने बोला कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई मेंटल बीमारी और अनसाउंड की कैटेगरी में है और अनसाउंडनेस की स्टेज पे तुमने उससे कांटेक्ट कर लिया, तो वो कांटेक्ट भी क्या होगा, है ना, क्योंकि वो एग्रीमेंट पे जो तुम सोच रहे हो ना कि बच्चे को बहका लेंगे, अनसाउंड माइंड को बहका लेंगे, तुम्हारी सोच ही खराब है। और जिसकी सोच खराब है, जज ने बोला वो उसे एनफोर्सिबिलिटी तक भेजो ही मत, वो एग्रीमेंट ही क्या हो गया, सोच खराब है। क्योंकि जहां सोच, विद्या वाले ने बोला जहां सोच वहां शौचालय है, इसलिए तुम्हारी सोच ही खराब है, इसलिए सोच क्या होगी, वॉइड होगी। अब आखिरी बात बता दो, एग्रीमेंट क्या वॉइड हो सकता है? सवाल ऐसे आएगा ना एग्जाम में, क्या कोई एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है? तो आप बोलोगे एक तो सोशल एग्रीमेंट वॉइड होंगे भाई, उससे अगला कॉन्सेप्ट आज जुड़ा, कोई भी एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है या तो बाल्फर वर्सेस बाल्फर की तरह सोशल हो, या फिर आज जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा 2G। तो 2G में दो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बताए, एक बच्चा। अगला सवाल ये होता है क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भी एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी ना है? तो आप बोलोगे दो एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनमें एनफोर्सिबिलिटी नहीं आती, एक सोशल एग्रीमेंट और एक 2G वाले एग्रीमेंट। समझिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? जो दूसरा क्वेश्चन पूछा ना वो ज्यादा टिपिकल लगता है बच्चों को। आर देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट इन विच एनफोर्सिबिलिटी नॉट अराइजेस? आर देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट इन विच एनफोर्सिबिलिटी? बच्चा कहता है हाँ सोशल। बच्चा क्या भूल जाता है? भाई 2G में भी तो एनफोर्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट ही वॉइड कर रखा है वो। अगला, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वॉइड हो जाए? तो क्या लिख के आओगे? 2 आई नहीं बाबू, जे वॉइड है। समझ गए? इस डायग्राम को एक साथ बनाना है। क्यों? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी में एग्रीमेंट भी वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये दोनों डेफिनेशन एक साथ याद हो जाएंगे। 2G और 2J एक साथ पढ़ना है क्योंकि ये एक ही डायग्राम के हिस्सा है। एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है 2G के हिसाब से, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है जब सब कुछ सही था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया इम्पॉसिबिलिटी के हिसाब से। तो ये इस दो सेक्शन को एक साथ पढ़ना है, ये कॉम्बो बना के पढ़ना है। और 2G की डेफिनेशन बहुत आसान, बताओ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय, अगर एग्रीमेंट के आगे वर्ड डाल दूं नॉट तो ये बन गया 2G। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज, और एग्रीमेंट के आगे डाल दूं नॉट तो बन गया वो 2G। एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट 2G। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट 2H। समझ गई बात? नोट कर लिया डायग्राम, चार्ट बना लिया। अब देखो ये लिखी बात, आखिरी बात पढ़ लो, बस एक बार रीड कर लो, एक बार पढ़ लेना ये वाला। बस क्या वर्ड ऐड हुआ एक्स्ट्रा, एक बार ये पढ़ लेना। एग्रीमेंट विद द माइनर, एग्रीमेंट विद द अनसाउंड क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। चलो इसका मैं अगली क्लास में बताऊंगा क्या मतलब होता है, ठीक है? बोलो समझ गए सर? ऑनलाइन बच्चों बाय बाय।